एक अध्याय एक मैंने कर्म से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन छोटी बहन यानरान चाहती थी कि मैं उसके साथ चलूं। अध्याय एक मैं कर्म के मामलों में खुद को शामिल न करने की पूरी कोशिश करती हूं, फिर भी छोटी बहन नालन यानरान चाहती है कि मैं उसके साथ सगाई तोड़ने चलूं। ज़ियामा साम्राज्य क्लाउड मिस्ट सेक्ट। नालन यानरान एक लंच बॉक्स लिए हुए साफ और चौड़े नीले पत्थर के रास्ते पर चल रही थी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान से गुजरते हुए दो तकनीक का अभ्यास कर रहे कई शिष्यों ने जल्दी से अपनी सबसे आकर्षक मुद्राएं बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश नालन यानरान ने नीले पत्थर के रास्ते के अंत में गायब होने से पहले उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। शिष्य ने हताश होकर चर्चा की, सीनियर सिस्टर कहाँ गई? नालन यानरान जाओ, मुझे नहीं पता। उस दिशा को देखकर लगता है कि वह जड़ी बूटी के खेत की ओर जा रही है। वरिष्ठ बहन नालन यानरान संत को ढूंढने जा रही होगी। अधिकांश शिष्य भ्रमित प्रतीत हो रहे थे। संत? क्या हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में कोई संत है? एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए, आध्यात्मिक पौधों के घने जंगल से गुजरते हुए, नालन यानरान एक हरे भरे जड़ी बूटी के मैदान में पहुंची। जड़ी बूटियों के खेत के कोने में स्थित उस साधारण से बाढ़ से घिरे आंगन को देखकर उसके सुंदर छोटे चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह तेजी से उड़कर वहां पहुंच गई। वरिष्ठ भाई जी चांगकिंग, मैं तुमसे दोबारा मिलने आया हूं। बेलों से बुने हुए आंगन के द्वार को धक्का देकर खोलते हुए नालन यानरान लंच बॉक्स लिए खुशी खुशी कदमों से अंदर चली आई। उसने अभी एक कदम ही रखा था कि अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। अंतरिक्ष पानी की तरह लहरों से भर गया। दो ऊर्जा से ओतप्रोत सियान चमक धीरे धीरे एक षटभुजाकार आकृति में संघनित होकर नालन यानरान को घेर लेती है। नालन यानरान का छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपने बड़े भाई द्वारा बताई गई विधि को याद किया। जी चांगकिंग ने उसे फॉर्मेशन से बाहर निकलना सिखाया था। वह सावधानी पूर्वक संभलकर आगे पीछे हुई, उसके चिकने माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। तभी उसने उस सैन्य संरचना के दायरे से बाहर कदम रखा। बदबूदार बड़े भाई, तुमने अपनी सारी प्रतिभा फॉर्मेशन जैसी छोटी मोटी चालों पर बर्बाद कर दी है। भले ही आपने हाल ही में डॉग प्रैक्टिशनर के रूप में सफलता हासिल की हो, लेकिन आपके द्वारा बनाई गई संरचनाएं वास्तव में काफी प्रभावशाली हैं। नालन यानरान ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि एक और भनभनाहट और प्रकाश की एक चमक के साथ एक और फॉर्मेशन ने उसे घेर लिया। नालन यानरान का छोटा सा चेहरा भावहीन हो गया, फिर उसकी माथे पर कई काली रेखाएं खिंच गईं और उसने कुछ ही मीटर दूर स्थित बांस के घर पर गुस्से से चिल्लाया, वरिष्ठ भाई जी चांगकिंग, तुमने हद पार कर दी है। यह क्लाउड मिस्ट सेक्ट है, इतनी सारी संरचनाएं बनाकर आप किससे बचाव कर रहे हैं? वह कुछ देर तक चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इस समय ज्यादातर लोगों को लगेगा कि बांस के घर में कोई नहीं है, लेकिन नालन यानरान जानती थी बड़े भाई जी चांगकिंग घर पर ही होंगे। इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसे चिंता थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह छुपकर उस पर नजर रख रहा था। नालन यानरान ने मानसिक थकावट से आह भरी और वह केवल सावधानीपूर्वक फॉर्मेशन से बचने का प्रयास करती रही। आधे घंटे बाद नालन यानरान हांफते हुए बांस के घर के सामने खड़ी थी। यहाँ एक बार आना भी किसी डॉ मास्टर से लड़ने से कहीं ज्यादा थकाने वाला था, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी, एक आखिरी कदम बाकी था। नालन यानरान ने अपने कोमल हाथ में एक कार्ड पकड़ा हुआ था और दरवाजे से बाहर कदम रखा। दिन छोटी बहन नालन यानरान, स्वागत है। उस ठंडी मशीनी आवाज को सुनकर नालन यानरान ने अपनी पतली सी भौहों को रगड़ा और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। सीनियर ब्रदर के अनुसार जी चांगकिंग, इस चीज को आईडी कार्ड कहते थे। जब भी वह यहाँ आती थी उसे इसे लाना ही पड़ता था। वरिष्ठ भाई जी चांगकिंग, मैं आ रहा हूँ। नालन यानरान प्रवेश द्वार से होते हुए एक साधारण कमरे में पहुंची। कमरे में बिस्तर पर नीले रंग का चोला पहने, अपने लंबे बालों को जूड़े में बांधे हुए एक दुबला पतला युवक पालथी मारकर बैठा था। उसका चेहरा उससे दूर खिड़की की ओर था। वरिष्ठ भाई जी चांगकिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। नालन यानरान बिस्तर के किनारे पर उत्साह से बैठी थी। उसने लंच बॉक्स खोला और मानो कोई जादू का करतब दिखा रही हो, एक के बाद एक व्यंजन निकालने लगी। पूरा कमरा तुरंत एक मनमोहक सुगंध से भर गया, लेकिन पालथी मारकर बैठा युवक बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। नालन यानरान असमंजस में थी। सीनियर ब्रदर जी चांगकिंग, क्या आप खेती कर रहे हैं? यह सही नहीं है, डॉ ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। नालन यानरान ने अपनी उंगली बढ़ाकर उस युवक को गुदगुदाया जो उससे मुंह फेरे खड़ा था। उफ, उसकी स्तब्ध निगाहों के नीचे युवक का शरीर अकड़ गया और धीरे धीरे लुढ़क गया, एक निर्मल ऊर्जा के गुबार में बदल गया जो हवा में विलीन हो गया। जी चांगकिंग, नालन यानरान गुस्से से लाल हो गई। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। अब से मैं तुम्हारे लिए कोई स्वादिष्ट खाना नहीं लाऊंगा। मैं टीचर को बता दूंगा। नालन यानरान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और चला गया। छोटी बहन नालन यानरान एक क्षण रुके, उसके पीछे अचानक सुनाई देने वाली आवाज से नालन यानरान चौंक गई। वह जल्दी से मुड़ी और उसने नाजुक नैनंश, कोमल चेहरे की रेखाओं और विशेष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई गहरी काली आंखों वाले एक युवक को कमरे में किसी अज्ञात समय पर प्रकट होते देखा। हम बदबूदार बड़े भाई। नालन यानरान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने अपने बर्फीले गाल फुलाकर जी चांगकिंग को घूरकर देखा। मुझे इस तरह मत देखो। तुम्हें किसने कहा कि तुम हमेशा मुझे ही परेशान करो? इस महीने कई समूहों ने तुम्हारा पीछा करते हुए मेरे घर तक आए हैं। अगर वे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के होते शिष्यों, यह थोड़ा बेहतर होता, लेकिन अगर आप सचमुच किसी दुश्मन को यहाँ ले आए तो क्या मैं खतरे में नहीं पड़ जाऊंगा? जहाँ लोग होते हैं वहाँ जियांगहू होता है, और जहाँ जियांगहू होता है वहाँ लड़ाई और हत्या होती है। यह वाकई खतरनाक है। जी चांगकिंग के हाथ में 20 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर आकार का सफेद कागज का एक टुकड़ा था। उसने हाथ हिलाया, हवा का एक झोंका आया और सफेद कागज उड़कर दीवार पर जा गिरा। सफेद कागज पर 7 बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, केवल सादगी ही वास्तविक है। नालन यानरान को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वरिष्ठ भाई जी चांगकिंग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमारी क्लाउड मिस्ट सेक्ट ज़ियामा साम्राज्य पर प्रभुत्व रखती है। भला सेक्ट के भीतर शत्रु कैसे हो सकते हैं? ज़ियामा साम्राज्य पर किसका प्रभुत्व था? कोई दुश्मन नहीं। जी चांगकिंग ने नालन यानरान की बातों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और खिड़की की ओर चलकर उसे बंद कर दिया। फिर खिड़की के कागज में बने एक छोटे से छेद से उसने बादलों और कोहरे में छिपी एक दूर की पर्वत चोटी को देखा। उनकी आंखों में सफेद घूंघट जैसे बादल और धुंध कालीची से ढके हुए थे। यही वह स्थान था जहां क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के पुराने संप्रदाय प्रमुख युनशान एकांत साधना कर रहे थे। इस समय तक हॉल ऑफ सोल्स के रक्षक वू युनशान को 2 जोन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए क्लाउड मिस्ट सेक्ट में पहुंच चुके थे। खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैं बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में क्यों आ गया? जी चांगकिंग ने मन ही मन गहरी आह भरी। ब्लू स्टार पर अपने पिछले जीवन में असुरक्षा की भावना की गंभीर कमी के कारण उनका सबसे बड़ा शौक सुरक्षित घर बनाना था।
वह एक दिन आने वाली प्रलय के बारे में कल्पना करता था और सोचता था कि वह अपने सुरक्षित घर में सिकुड़ता चला जाएगा और समय के अंत तक जीवित रहेगा। उसे वह दिन याद था, वह अपने नितंबों को ऊपर उठाकर मिट्टी खोद रहा था, सुरक्षित ठिकाने का विस्तार करने की तैयारी में। फिर 4 तीव्रता का भूकंप आया। वह उस भूकंप का एकमात्र शिकार बन गया। जब वह दोबारा जागा तो जी चांद किंग अपने बचपन के रूप में वापस आ चुका था। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पहाड़ी द्वार के सामने खाली खाली बैठा था और उसे युन युन ने उठा लिया, जो संयोगवश सेक्ट में लौट रही थी। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। अगर जी चांद किंग से पूछा जाए कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में आए भूकंप की घटना से क्या सीखा, वह जवाब देते थे, जो तैयारियां की गई थीं, वे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थीं। हर चीज की नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। अधिकांश पुनर्जन्म के नायकों के पास एक प्रणाली होती है। जी चांद किंग भी अपवाद नहीं था। इसलिए वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट में छिप गया और एक साधक के रूप में अपनी नींव को लगातार मजबूत करने के लिए साइनेंस सिस्टम पर भरोसा करता रहा। जी चांद किंग के विचार में साधना एक क्रूर और तीव्र प्रतिस्पर्धा का मार्ग है। जहां तक फाइटिंग ची महाद्वीप की साधना प्रणाली का संबंध है, केवल 2D क्षेत्र ही किसी को अजय और सुरक्षित होने की गारंटी दे सकता है। 2D से पहले का कोई भी क्षेत्र केवल एक आधार है। अपने वर्तमान स्वरूप की तरह उसकी वास्तविक साधना भी केवल 2 हुआंग स्तर पर ही है। यह वास्तव में बहुत कमजोर है। जी चांद किंग ने अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया। अपनी नींव को मजबूत करने से पहले वह कर्म में सक्रिय रूप से बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कर्म उससे जुड़ा न रहे। वरिष्ठ भाई जी चांद किंग नालन यानरान ने जी चांद किंग को कई बार फोन किया, लेकिन बाद वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वरिष्ठ भाई जी चांद किंग, क्या तुमने मेरी बात सुनी? नालन यानरान ने जी चांद किंग को धीरे से धक्का दिया। जी चांद किंग को होश आ गया। छोटी बहन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मैं सगाई तोड़ने के लिए शियाओ परिवार जा रही हूँ, बड़े भाई। जी चांद किंग, आप मेरे साथ चलें। 2 अध्याय 2 सगाई तोड़ना एक कला है। अभिमानी संप्रदाय की उत्तराधिकारी एक प्यारी सी छोटी बच्ची में बदल जाती है। अध्याय 2 सगाई तोड़ना एक कला है। अभिमानी संप्रदाय छोटी मिस एक प्यारी जूनियर सिस्टर बन जाती है। अरे अरे बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? जी चांद किंग ने नालन यानरान के कंधों पर हाथ रखकर उसे दरवाजे की ओर घुमाया और कमरे से बाहर धकेल दिया। दूर रहो मुझसे। वरिष्ठ भाई चांद किंग, नालन यानरान ने अपना पैर पटका और नखरे भरे होंठ बनाकर पुकारा। रुकना। जी चांद किंग बुरी तरह कांप उठा। वह झटपट कमरे में लौटा और हड़बड़ी में अपना सामान पैक करने लगा। नालन यानरान उसके पीछे पीछे लौटी और उसने भौहें चढ़ाकर देखा कि जी चांद किंग कमरे की वस्तुओं को एक एक करके अपने स्टोरेज रिंग में रख रहा है। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? जी चांद किंग ने ऊपर देखे बिना ही कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं अब क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में नहीं रह सकता। नालन यानरान की कोमल भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। वरिष्ठ भाई, आप जहां भी जाएं, आप युनलान संप्रदाय के पवित्र पुत्र ही रहेंगे। बूम। यह सुनकर जी चांद किंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और उसका सुंदर चेहरा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से उतर गया। नालन यानरान सही थी। अब वह युनलान संप्रदाय का पवित्र पुत्र और युन का प्रिय निजी शिष्य था। चाहे वह कितना भी छिपने की कोशिश करे, उसकी पहचान नहीं बदली जा सकती थी। वह पहले से ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से गहराई से जुड़ा हुआ था। जब समय आएगा तो टूटी हुई सगाई और अपने पिता के लापता होने की शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए जियाओ यान क्लाउड मिस्ट सेक्ट में 3 बार जाएगा और उसके लिए इसमें शामिल न होना असंभव होगा। जी चांद किंग ने कसम खाई थी कि वह कर्म को खुद को छूने नहीं देगा। लेकिन जैसा कि हुआ, वह बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में कर्म के सबसे बड़े हिस्से से छिप नहीं सका। जी चांद किंग कुर्सी पर बैठी हुई थी, जैसे किसी भाव में खोई हुई हो। उसे केवल कर्म के धागे एक भयंकर द्वेष में उलझते हुए महसूस हो रहे थे, जो उसे डुबो देने की धमकी दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे इस त्रासदी को होने से रोकना होगा, या फिर इससे भी बेहतर, त्रासदी को शुरू में ही रोक दिया जाए। जी चांद किंग की गहरी काली आंखों में छिपी हुई हत्या की मंशा की एक झलक कौंधी, लेकिन पल भर में ही वह दब गई। याओ चेन अपनी मृत्यु से पहले पीक 2 जुन थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास कुछ तुरुप के पत्ते न हो। जब तक पूरी तरह से निश्चितता न हो, तब तक जोखिम बहुत अधिक है। जी चांद किंग के चेहरे पर कभी रोशनी तो कभी परछाई के बदलते भाव देखकर नालन यानरान ने झिझकते हुए पूछा, बड़े भाई, आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? जी चांद किंग ने नालन यानरान की ओर देखा और सोचने लगा कि वह इस कर्म से कैसे बच सकता है। अपने पिछले जीवन में उनका पसंदीदा काम अपने सुरक्षित घर में छिपकर सुरक्षा की भावना से परिपूर्ण होकर विभिन्न वेब उपन्यासों को पढ़ना था। उन्हें बैटल थ्रू द हेवंस कविता मुहज़्ज़बानी याद थी। मूल कहानी में शियाओ यान द्वारा नालन यानरान से नफरत करने और 3 साल के समझौते को तय करने का मुख्य कारण यह था कि नालन यानरान ने शियाओ परिवार में सभी के सामने सगाई तोड़ दी थी, जिससे शियाओ यान के पिता शियाओ परिवार के मुखिया शियाओ जान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए बिना किसी तरह की नाराजगी पैदा किए सगाई तोड़ना असंभव नहीं था। नालन यानरान को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा भाई इतना दुविधा में क्यों है, और उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई चांद किंग। समझ आ गया। जी चांद किंग की आंखें चमक उठीं, उसने ताली बजाई, नालन यानरान की ओर मुड़ा और गंभीरता से कहा, छोटी बहन, अगर तुम सगाई तोड़ना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सगाई तोड़ना एक तकनीकी कौशल है। अगर आप इसे साफ सुथरे तरीके से सोच समझकर और भविष्य की किसी भी चिंता के बिना खत्म करना चाहते हैं तो यह एक विज्ञान है। वरिष्ठ भाई आगे जो कहेंगे उसे आपको गंभीरता से याद करना होगा, जरा भी लापरवाही नहीं कर सकते। यह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की रूढ़िवादिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। जी चांद किंग को क्लाउड मिस्ट सेक्ट की रूढ़िवादिता के बारे में जैसी बातें कहते हुए सुनकर नालन यानरान ने अपना छोटा सा चेहरा सिकोड़ लिया और कुशलतापूर्वक अपनी जालीदार पोशाक की जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली, जिसमें एक कलम लगी हुई थी। उसने कलम को कसकर पकड़ा और गहरी आवाज में कहा, बड़े भाई चांद किंग, बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। बड़े भाई जो भी कहते वह उस पर विश्वास करती थी। उसने छोटी सी नोटबुक में बहुत कुछ लिख लिया था। हालांकि सीनियर ब्रदर चांद किंग कभी कभी अत्यधिक सतर्क रहते थे, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बाधा नहीं आई कि वे एक ही संप्रदाय के बचपन के प्रेमी थे। अलग अलग माता पिता के सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर थे। सीनियर ब्रदर चांद किंग यह सब उसी के भले के लिए कर रहा था। जी चांद किंग ने अपने चश्मे को ऊपर करने का इशारा किया, गला साफ किया और कहा, अहम छोटी बहन, तुम जल्दबाजी में शियाओ परिवार के पास सगाई तोड़ने नहीं जा सकती। शियाओ परिवार वुतान शहर का एक प्रमुख परिवार है और शियाओ यान के पिता शियाओ झान शियाओ परिवार के कबीले के मुखिया हैं। अगर आप धूमधाम से सगाई तोड़ते हैं तो इससे शियाओ परिवार पर क्या असर पड़ेगा? आप निश्चित रूप से उनके प्रति द्वेष रखेंगे। स्विश 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 स्विश, जैसा कि नालन यानरान ने लिखा। उसके छोटे से चेहरे पर धीरे धीरे 2 लालिमाएं उभर आईं। उसने जी चांद किंग की ओर देखने
के लिए अपनी आंखें उठाई, फिर शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और मच्छर की भिनभिनाहट जैसी आवाज में बोली, बड़े भाई आप शाओ परिवार के बारे में इतना कुछ जानते हैं। आप छोटी बहन के मामलों को लेकर लंबे समय से चिंतित रहे हैं, है ना? आत्ममुग्ध लड़की वाकई निराशाजनक। जी चांगकिंग ने नालन यानरान के चिकने माथे को हल्के से छुआ और आगे कहा, छोटी बहन, आपको सगाई रद्द करने के मामले पर शियाओ यान से अकेले में बात करनी चाहिए। याद रखें, आपका रवैया ईमानदार होना चाहिए। आखिरकार समझौते को तोड़ने वाला सबसे पहले आपका नालन परिवार ही है। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के निजी शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके आपको किसी भी प्रकार की दबंगई भरी बात नहीं कहनी चाहिए। हम कोई दवाइयां या ऐसी कोई चीज मत लाना। जाते समय कुछ आध्यात्मिक फल या पशु का दूध लाना। शाओ यान को 9 साल का अनुभव है। उसे भी जबरन शादी से घृणा होनी चाहिए। शाओ यान से बात खत्म करने के बाद चुपचाप शाओ जान को ढूंढें और उसे अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाएं। मूल रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हम बड़े भाई, क्या और कुछ है? नालन यानरान ने लिखना बंद कर दिया और प्रशंसा से भरे चेहरे से जी चांगकिंग को देखने लगी। सीनियर ब्रदर चांगकिंग को वाकई बहुत कुछ पता है। जी चांगकिंग ने गले को नम करने के लिए चाय की एक घूंट ली और कहा, बस इतना ही, बाकी सब उस दिन आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। चिंता मत करो बड़े भाई। नालन यानरान ने अभी आधा वाक्य ही कहा था कि उसे एहसास हुआ। उसने मुंह बनाया और कहा, बड़े भाई, क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, जी चांगकिंग ने बिना सोचे समझे सिर हिलाकर इनकार कर दिया। लेकिन वास्तव में उन्हें जाना ही था। यह मामला बेहद महत्वपूर्ण था। उसे यकीन नहीं था कि नालन यानरान वास्तव में इसे अच्छी तरह से संभाल पाएगी, इसलिए उसका पीछा करना बहुत जरूरी था। यदि कोई बदलाव होता है तो उसे पहले से पता चल सकता है और वह तैयार रह सकता है। हालांकि वुटान शहर की स्थिति जटिल थी। प्राचीन वंश की अनमोल रत्न गुशुनैर एक दूरस्थ सीमावर्ती कस्बे में जा रही थी, इसलिए जी चांगकिंग ने इस बात पर जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की कि क्या प्राचीन वंश के रक्षक गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए इस खतरनाक यात्रा के लिए जी चांगकिंग किसी को कुछ नहीं बताएगा, किसी से संपर्क नहीं करेगा और केवल परछाई से चुपचाप देखता रहेगा। मुझे फिर से खुद को खतरे में डालना पड़ेगा। जी चांगकिंग बहुत अनिच्छुक था, लेकिन वह एक सच्चाई समझ गया था। सावधानी बरतना तो सावधानी है, लेकिन कुछ चीजों का समाधान करना जरूरी है। कुछ मामलों को सुलझाकर ही वह सुरक्षा की भावना के साथ छिपकर रह सकता था। ठीक है, मुझे पता है कि आपको घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है बड़े भाई, इसलिए बस मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। जी चांगकिंग के व्यक्तित्व को जानते हुए नालन यानरान ने उस पर दबाव नहीं डाला। जी चांगकिंग के साथ भोजन समाप्त करने के बाद नालन यानरान ने खाने का डिब्बा लिया और जाने के लिए अनिच्छुक थी। दरवाजे पर छोटी बहन जी चांगकिंग ने नालन यानरान को रोकने के लिए पुकारा। क्या बात है बड़े भाई? नालन यानरान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकोड़ी। सफेद पोशाक में सजी उस सुंदर युवती को देखकर जी चांगकिंग ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उनके मार्गदर्शन में नालन यानरान एक अभिमानी संप्रदाय से परिवर्तित हो गया था। छोटी मिस एक प्यारी छोटी बहन में बदल जाती है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का थोड़ा सा अंश होता है। लेकिन परेशानी पैदा करने से बचने और उसे फंसाने से बचने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जी चांगकिंग का चेहरा गंभीर हो गया और वह अचानक चिल्लाया, सतर्क जीवन जीने का धर्मग्रंथ। नालन यानरान ने अवचेतन रूप से सावधान मुद्रा में खड़े होकर उत्तर दिया, निर्दयता से मत लड़ो, आगे बढ़कर दिखावा मत करो। जब किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना हो तो अपने पैरों के तलवों पर तेल लगा लो। जब अन्याय का सामना हो तो उससे 10 गज की दूरी बनाए रखें। अपने काम से काम रखें और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब कोई अवसर सामने आए तो यह सोचकर डरो कि यह एक जाल है, दूसरों को इसे हथियाने दो, मैं इससे दूर रहूंगा। क्षण भर के लिए मजबूत होना क्षणिक सुख है, केवल सावधानी ही सच्चा मार्ग है। मेरी एकांत प्रिय जिंदगी में खलल डालो, लागत का सावधानी पूर्वक आकलन करो, हड्डियां चूर-चूर हो जाएंगी, अंडे चूर-चूर होकर जर्दी बन जाएंगे। नालन यानरान की आकृति को धीरे धीरे दूर होते देख जी चांगकिंग की निगाहों में राहत का भाव झलक रहा था। वह मुड़ा और कमरे में लौट गया। ठीक है, छोटी बहन चली गई। वह चुपके से खुद को इनाम दे सकता था। 3 अध्याय 3 पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीकें, पूर्णतया हथियारों से लैस मास्टर प्रशिक्षण योजना। अध्याय 3 पृथ्वी रैंकिंग 2 तकनीक पूरी तरह से सुसज्जित विकसित करने की परियोजना। गुरुजी, भूटान शहर के शियाओ परिवार के यहाँ पहुंच रहे हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें, बार-बार जांच करें, सुनिश्चित करें कि आसपास कोई नहीं है। दाखिल करना। जी चांगकिंग की आवाज खत्म होते ही उसके दिमाग में एक ठंडी महिला की आवाज गूंज उठी। दिन मेजबान को शुद्ध ची की एक किरण प्राप्त करने के लिए बधाई। फिर से जी चांगकिंग ने अपनी साधना में थोड़ा सुधार महसूस किया और कहा, सिस्टम पैनल खोलें। बहती रोशनी से भरी एक स्क्रीन धीरे धीरे संकुचित हो गई। नाम जी चांगकिंग, आयु 16, साधना 9 स्टार 2 हुआंग, पेशा 7वें दर्जे का रसायन के दुर्लभ वस्तुएं, अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला। अजीबोगरीब आग की रैंकिंग सूची में 11वें स्थान पर। साधना तकनीक महान पंच तत्व स्वर्ग व्युत्पत्ति कला, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर, अपग्रेड करने योग्य 2 तकनीकें। कितियान तकनीक, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। मिनशेंग शिष्य, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। जंगल में दहाड़ता हुआ उड़ता ड्रैगन, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। रोक उड़ते पंख, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। अचल राजा स्वर्ण शरीर, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। महान हाथी वध कारागार हथेली, पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर। तीव्र हवाओं की सूर्यास्त चमक, गहन श्रेणी उन्नत। तेज हवाओं से जानलेवा गिरना, गहन रैंक विकसित। विविध फॉर्मेशन का संपूर्ण संग्रह, जुआनमिन पिल कड़ाही, 53 भंडारण वलय, 64 ज्ञानोदय चाय की पत्तियां, 78 विभिन्न आध्यात्मिक पौधे, तृतीय श्रेणी से लेकर 7वीं श्रेणी तक की औषधीय गोलियों की 82 बोतलें। सिस्टम बैकपैक पूरी तरह से भरा हुआ दिख रहा है। जी चांगकिंग को काफी संतुष्टि का एहसास हुआ, विशेष रूप से 2 तकनीक की ये शानदार श्रृंखला जो उनके पूरे 5 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। आभा को छुपाने वाली 2 टेक्निक से लेकर नेत्र तकनीकों, ध्वनि 2 टेक्निक, उड़ान 2 टेक्निक, साथ ही रक्षात्मक और आक्रामक 2 टेक्निक तक, यह कहा जा सकता है कि वह पूरी तरह से हथियारों से लैस था। जी चांगकिंग की असुरक्षा और अपर्याप्त मारक क्षमता के डर को इन 2 तकनीकों से काफी हद तक राहत मिली। हालांकि अब एक बहुत ही जरूरी मामला था जिसने जी चांगकिंग को बेचैन कर दिया था। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की आध्यात्मिक लय पर्याप्त नहीं थी। सिस्टम में साइन इन करने पर मिलने वाली वस्तुएं दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। वह 1 महीने से अधिक समय से लॉग इन कर रहा था और यह सब ची ऊर्जा के कारण था। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अपर्याप्त मारक क्षमता को लेकर उनका डर फिर से भड़क उठेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे साइन इन करने की जगह बदलनी पड़े? जी चांगकिंग बहुत हिचकिचा रही थी। जगह बदलना इतना आसान नहीं था कि बस कहीं और जाकर साइन इन कर लिया जाए। उसे फायदे और नुकसान का आकलन करना था। यदि वह स्थान बहुत खतरनाक होता तो हानि लाभ से कहीं अधिक होती। वह क्लाउड मिस्ट सेक्ट में छिपना ही बेहतर समझता। देखते हैं। 1 कप चाय पी लो, कुछ खाना पचा लो। शून्य लोक से एक ज्ञानवर्धक चाय की पत्ती जो जेड के समान हरी थी चाय के कप में गिरी और कमरा तुरंत एक ताजगी भरी चाय की सुगंध से भर गया।
यदि कोई किसान इस समय किसी अड़चन में फंसा हुआ होता तो उसे अपनी अड़चन दूर करने के लिए चाय की सुगंध को कुछ और बार सूंघने की ही आवश्यकता होती। लेकिन जी चांद किंग हमेशा से ही ज्ञान की चाय को पानी की तरह पीते आए थे, इसलिए उन्हें अपनी साधना में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। दो तकनीक की दक्षता को प्रवेश स्तर, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और पूर्णता में विभाजित किया गया है। उनकी सभी दो तकनीकें लंबे समय से पूर्णता के साथ अभ्यास की गई थीं, जिनमें और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसका बहुत अधिक सेवन करने से यह चिपचिपा लगने लगता है। मैं मास्टर को सिस्टम आइटम नहीं देता, यून यून और छोटी बहन नालन यानरान, क्योंकि इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है और इसके उजागर होने का खतरा है। लेकिन आज छोटी बहन द्वारा सगाई तोड़ने की घटना ने मुझे चिंतित कर दिया। जी चांद किंग ने ज्ञान की चाय पी, उसके मन में विचारों की एक तीव्र लहर दौड़ गई। अगर छोटी बहन की ताकत थोड़ी और ज्यादा होती तो ये सारी गड़बड़ियां होती ही नहीं। अगर मास्टर और अधिक शक्तिशाली हो जाएं तो यह और भी बेहतर होगा। वह मेरे सामने खड़ी होकर बाहरी दुनिया से आने वाले तूफानों को रोक सकती हैं। मास्टर अभी युवा हैं, उनके लिए प्रयास करने का यही सही समय है। जी हाँ, यह तय हो गया है। जब गुरुजी औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लौटेंगे तो मैं गुरुजी की शक्ति बढ़ाने का काम शुरू कर दूंगा। मुझे कल भूटान शहर जाना है। मैंने पहले कभी इतना खतरनाक काम नहीं किया है। मैं सचमुच थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मुझे और तैयारी करनी होगी। पहले लगभग 100 पोर्टेबल फॉर्मेशन को परिष्कृत करना होगा। इस समय मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में यून यून अपने प्रिय शिष्य के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। उसने सावधानीपूर्वक एक आध्यात्मिक पौधे को भंडारण रिंग में रखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बस 2 और स्पिरिट मेडिसिन इकट्ठा कर लें और चांद किंग के लिए उपयुक्त औषधीय गोलियां बनाने के लिए यह पर्याप्त होगा। अगले दिन क्षितिज धीरे धीरे सफेद होने लगा। जी चांद किंग ने घर पर सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद चुपके से बाहर निकल गया। सुबह सुबह घना कोहरा छाया हुआ था और घास की खुशबू से भरी नम हवा में सांस लेने पर ताजगी का एहसास होता था। जी चांद किंग ने अपने काले चोगे को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया और एक विशाल पेड़ की घनी छतरी में छिप गया। उसकी काली आंखों की एक जोड़ी उसके मुखौटे से झांक रही थी, जो क्लाउड मिस्ट सेक्ट के द्वार की दिशा में देख रही थी। क्लाउड मिस्ट सेक्ट से नालन यानरान और सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को ले जा रहे एक उड़ने वाले राक्षसी जानवर को उड़ते हुए देखने के बाद जी चांद किंग पहले तो चुपचाप देखता रहा। जब तक उड़ने वाला राक्षस तिल के आकार का बिंदु नहीं बन गया तब तक इंतजार करने के बाद वह पेड़ से नीचे कूद गया। इसके बाद वह कई मिनट तक जमीन पर बेतहाशा दौड़ता रहा। क्लाउड मिस्ट सेट की पहुंच से पूरी तरह बाहर निकल गया और उसकी पीठ से सफेद अजीब आग से जलते हुए शानदार पंखों की एक जोड़ी खुल गई। अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट से वह 100 झांग दूर चला गया। नहीं नहीं, यह बहुत ही आकर्षक है। जी चांद किंग ने लंबे समय से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय नहीं छोड़ा था। उसने अपना सिर झुकाकर उन खूबसूरत पंखों को देखा जो अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला से जल रहे थे, एक साथ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड उत्सर्जित कर रहे थे। उसका मन विचलित हो गया। अचानक अस्थि कंपा देने वाली ज्वाला क्षीण हो गई और झांग के आकार के पंख आधे से अधिक सिकुड़ गए, जो देखने में सादे और साधारण लग रहे थे। यह कहीं अधिक आरामदायक है। सामने दिख रहे तिल के आकार के बिंदु को देखते हुए जी चांद किंग धीरे धीरे तिरछे कोण पर उसके पीछे चलने लगा। इस स्थिति में अगर नालन यानरान अपना सिर भी घुमाती तो भी उसे यकीनन पता नहीं चलता। उड़ने वाले राक्षसी जानवर पर नालन यानरान का चेहरा तनावग्रस्त था। वह नाखुश दिख रही थी। सफेद वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का नाम ये था, जो क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का एक भिक्षु था। निराश नालन यानरान को देखकर उसने अपना विशाल हाथ हिलाया और सियान ऊर्जा 2 पारदर्शी ढालों में संघनित हो गई, जिससे दोनों लोगों के सिर सुरक्षित हो गए ताकि वे बात कर सकें। यानरन, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि शियाओ परिवार सगाई तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा? निश्चिंत रहें, भले ही जियाओ परिवार अनिच्छुक हो, वे हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह सुनकर नालन यानरान ने भौहें चढ़ाकर ये की ओर देखा और गंभीरता से कहा, दादाजी ये, हालांकि मैं अपने वैवाहिक जीवन की बागडोर खुद संभालना चाहती हूँ, लेकिन अंत में नालन परिवार ही सबसे पहले वादा तोड़ रहा है, क्योंकि इस बार वे सगाई तोड़ने के लिए शियाओ परिवार के पास गए हैं। जब हम बाहर होते हैं तो हम क्लाउड मिस्ट सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपनी शक्ति के बल पर दूसरों को कैसे धमका सकते हैं? इसके अलावा फाइटिंग की महाद्वीप बहुत बड़ा है और क्लाउड मिस्ट सेट अभी भी इस पर प्रभुत्व स्थापित करने से बहुत दूर है। इसलिए ऐसी बातें कम बोलना ही बेहतर है। हमें संयमित रहना चाहिए और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। जीए ने नालन यानरान को आश्चर्य से देखा। लंबे मौन के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यानरन सही कह रही है। मेरी उम्र में मैं ही अहंकारी और आत्मसंतुष्ट हो गया हूँ। उनकी बूढ़ी आंखों में संतोष की एक झलक दिखाई दी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की युवा पीढ़ी में इतनी उत्कृष्ट हृदय प्रकृति होने के कारण संप्रदाय के फलने फूलने की चिंता क्यों करें? तो फिर तुम दुखी क्यों हो यानरान? नालन यानरान की पतली भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसके छोटे से मुंह से असंतुष्ट और नखरीली सी गुनगुनाहट निकली। यह सब सीनियर ब्रदर चांद किंग की वजह से हुआ है। मैंने उनसे शाओ परिवार के पास मेरे साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चांद किंग, ये के वृद्ध चेहरे पर असमंजस का भाव दिखाई दिया। क्या इस संप्रदाय में चांद किंग नाम के कोई शिष्य हैं? यह कुछ जाना पहचाना सा लगा। कुछ देर सोचने के बाद ये को अचानक एहसास हुआ। उसे ध्यान आया, क्या जी चांद किंग संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य नहीं है? युनलान का वह पवित्र पुत्र जिसके पास शुरुआत में अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। जो व्यक्ति आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलता था, उसकी उपस्थिति बहुत ही कम महसूस हो रही थी। इतना नीचा कि ये के मन में उसके बारे में बात करने का ख्याल भी नहीं आया। आधे दिन बाद वुतान शहर, शियाओ फैमिली मार्केट। एक आकर्षक युवक अपने हाथों को सिर के पीछे रखे हुए सड़क पर बेतरतीब ढंग से चल रहा था। नालन यानरान अपने सुंदर चेहरे पर विनम्र मुस्कान लिए युवक के सामने प्रकट हुई। थोड़ा झुककर बोली, खोलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप शियाओ यान हैं? क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकती हूँ? 4 अध्याय 4 पहाड़ से नीचे उतरना बहुत खतरनाक है। शियाओ शुनेर से सामना होने पर मुसीबत आती है। अध्याय 4 पहाड़ से नीचे उतरना बेहद खतरनाक है। शियाओ जुन एर से मुलाकात मुसीबत दस्तक देती है। शोरगुल से भरा एक चाय घर। जियो यान और नालन यानरान एक दूसरे के सामने बैठे थे। युवती, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूँ। शियाओ यान ने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। नालन यानरान मुस्कुराई और बोली, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करें। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी, मैं नालन यानरान हूँ। नालन यानरान। यह नाम सुनते ही शियाओ यान की आंखों में थोड़ी सी उलझन झलक उठी। यह उपनाम आम नहीं था और उस युवती के रूपरंग और स्वभाव को देखकर यह स्पष्ट था कि वह किसी साधारण परिवार से नहीं थी। वुतान शहर में नालन नाम का कोई परिवार नहीं था। यह जाना पहचाना सा लगता है। नालन यानरान ने अपना पतला हाथ बढ़ाया और विनम्रतापूर्वक शियाओ यान के कप में चाय भर दी।
उसकी हल्के हरे रंग की आस्तीनें थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी कलाई का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था जो जेड की तरह सफेद और कोमल था। जियामा साम्राज्य, नालन परिवार। मेरे दादाजी और आपके दादाजी घनिष्ठ मित्र थे। हम श्याओ यान ने अपनी भौहें उठाई, उसे याद आ गया। नालन परिवार और शियाओ परिवार के बीच शादी की सगाई हो चुकी थी। ऐसे में क्या नालन यानरान उनकी मंगेतर थीं? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? श्याओ यान के चेहरे के भाव तुरंत शांत हो गए। पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रतिभा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उन्हें ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ा था, जिससे उनका हृदय स्वभाव काफी लचीला हो गया था। नालन यानरान ने अपना मुंह खोला। अचानक वह अवाक रह गई। सीनियर ब्रदर ने मुझे आगे क्या करना सिखाया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और अपनी बाईं कलाई पर पहले से लिखे छोटे अक्षरों को देखने लगी। यह हमारी पहली मुलाकात है और मैं कोई कीमती चीज नहीं लाया हूँ। ये आध्यात्मिक पौधे और पशु का दूध जियामा साम्राज्य के क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की स्थानीय विशेषताएं हैं। कृपया इन्हें कम मत समझिए, युवा स्वामी शियाओ यान। शियाओ यान ने मेज पर रखे स्थानीय व्यंजनों के 4 बक्सों को हैरानी से देखा। उसके चेहरे की मांसपेशियां लगभग न के बराबर फड़क रही थीं। गंध बहुत तेज थी। क्या यह हुआशिया की सामाजिक शिष्टाचार की परंपरा नहीं है? लेकिन ईमानदारी से कहें तो नालन यानरान द्वारा इस चाल को चलना वाकई में जियाओ यान की सराहना का विषय था। अगर नालन यानरान ने उसे बहुमूल्य औषधीय गोलियां दी होती तो शियाओ यान को लगता कि यह धन या दान का दिखावा करने जैसा है और उसे घृणा महसूस होती। लेकिन स्थानीय विशिष्टताओं को परोसना अलग बात थी। इससे सच्ची ईमानदारी का पता चलता है। उफ, तुम तो बस बात करने ही आ सकते थे। इतनी सारी चीजें क्यों लाए? शाओ यान को देखकर, जिसने मौखिक रूप से तो इनकार कर दिया लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, नालन यानरान ने मन ही मन सिर हिलाया। वह सीनियर ब्रदर चांगकिंग के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वरिष्ठ भाई चांगकिंग भविष्यवाणी करने में सचमुच माहिर हैं। उन्होंने शियाओ यान की प्रतिक्रिया का भी अनुमान लगा लिया था। अब हम असली कारोबार की बात कर सकते हैं। नालन यानरान ने अपने सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए शाओ यान से कहा, सच कहूं तो यंग मास्टर शियाओ यान, मुझे आज आपसे वाकई कुछ बात करनी है। मैं शांतिपूर्वक अपनी सगाई रद्द करना चाहती हूँ। शाओ यान की भौहें अभी अभी सिकुड़ी थीं। इस समय नालन यानरान ने उन्हें एक और कप चाय दी और आगे कहा, मुझे पता है कि वुतान शहर में शियाओ परिवार एक बड़ा परिवार है। अगर मैं आपके घर जाकर अंकल शियाओ से बात करूं तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निजी तौर पर सगाई रद्द करने के बारे में बात करना चाहता हूं, युवा स्वामी शियाओ यान। हमारी सगाई पिछली पीढ़ी ने तय की थी। हम दोनों पहले कभी नहीं मिले हैं और अगर मिले भी होते तो बचपन में मिले होते। हम एक दूसरे को समझते ही नहीं तो भावनाएं कैसे हो सकती हैं? चूंकि भावनाएं नहीं हैं, इसलिए सगाई हम दोनों के लिए एक बंधन है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता हूं ताकि इससे शियाओ परिवार या आप पर, युवा स्वामी शियाओ यान पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। युवा स्वामी शियाओ यान क्या सोचते हैं? नालन यानरान को देखकर, जिनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था और जो हर मोड़ पर शियाओ परिवार के बारे में सोच रही थीं, शियाओ यान की भौहें धीरे धीरे तन गईं और उन्होंने एक धीमी आह भरी। चाय घर के ठीक सामने एक भोजनालय था। दूसरी मंजिल पर एक कोने में जी चांगकिंग एक स्क्रीन के माध्यम से शाओ यान और नालन यानरान को ध्यान से देख रहा था। वह ज्यादा करीब नहीं गया क्योंकि इस समय तक शायद बूढ़ा याओ चेन जाग चुका होगा। जितनी दूर उतना ही सुरक्षित। हालांकि वह जूनियर सिस्टर यानरान और शियाओ यान की बातें नहीं सुन पा रहा था, लेकिन स्क्रीन में बने छोटे से छेद से जी चांगकिंग की तेज नजर से वह शियाओ यान की सधी हुई भौहों को देख सकता था। वातावरण काफी सौहार्दपूर्ण था। जी चांगकिंग ने राहत की एक हल्की सांस ली। कुछ देर जासूसी करने के बाद उसे अचानक एक बात सूझी। क्लाउड मिस्ट सेट को छोड़ना पहली बार मुश्किल था। देखते हैं कि यहाँ आकर मुझे क्या इनाम मिलते हैं। चेक इन जैसे ही ये शब्द कहे गए, सिस्टम पैनल, जो केवल जी चांगकिंग को ही दिखाई दे रहा था, प्रकट हो गया। पैनल तेजी से झिलमिलाने लगा। आध्यात्मिक पौधे, औषधीय गोलियां, 2 तकनीक और विदेशी वस्तुएं आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। अंत में छवि सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाले एक त्रिकोणीय बैनर पर स्थिर हो गई। चमकीले सुनहरे त्रिकोणीय बैनर को देखकर जी चांगकिंग अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रहा था। वाह, स्वर्णिम दिग्गज। दिन मेजबान को हुआंग बैनर प्राप्त करने के लिए बधाई। यह बैनर आत्माओं को बुला सकता है। बैनर में प्रवेश करने वाली आत्माओं का पोषण किया जा सकता है और इसमें आत्माओं के लिए एक घातक आकर्षण है। आत्मा का पोषण करना, उसका क्या फायदा? जी चांगकिंग ने भौहें चढ़ाई। उनके चेहरे पर कुछ निराशा के भाव थे। वह कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने देगा जहां उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही शेष रह जाए। यह बात उसे शोभा नहीं देती थी। वास्तव में अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए अभी भी बड़े संप्रदायों या आध्यात्मिक सार से भरपूर स्थानों में जाना पड़ता है। जी चांगकिंग मन ही मन सोच रहा था, तभी अचानक एक हल्की सुगंधित हवा उसकी ओर बही और उसके सामने कमल के समान सुंदर एक युवती बैठ गई। जी चांगकिंग ने अनजाने में ही उधर देखा। यह एक नजर ही महत्वपूर्ण थी। इस क्षण उसकी निगाहें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। हालांकि पल भर में ही वह सामान्य हो गया। जी चांगकिंग ने अपनी चॉपस्टिक से कुछ खाना उठाया और उसे अपने मुंह में डाला, लेकिन असल में उसकी पीठ पर मौजूद पसीने से उसके कपड़े तुरंत भीग गए। जो शुनएर, वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? पृथ्वी श्रेणी की 2 तकनीक, किटियन तकनीक, न केवल अपनी आभा को छिपा सकती है बल्कि दूसरों की आभा के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकती है। उसके सामने बैठी खूबसूरत युवती से गर्मी की लहरें लगातार निकल रही थीं। अस्थिशीतलन करने वाली ज्वाला होने के बावजूद जी चांगकिंग को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका चेहरा झुलस रहा है। साथ ही वह दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। पहाड़ से नीचे उतरना बहुत खतरनाक है। मेरी मुलाकात पहले ही शियाओ शुनएर से हो चुकी है। हालांकि जियाओ जुनएर की निगाहें सामने स्थित चाय घर पर टिकी हुई थीं, फिर भी जी चांगकिंग को गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके विचार में शियाओ यान और शियाओ शुनएर जैसे लोग घने कर्मों में उलझे हुए उपद्रवी प्राणियों के समान थे। जब तक कोई जरा सा भी करीब आता, अनगिनत आपदाएं अनचाहे ही जन्म ले लेती। उसे जल्द से जल्द दूर रहना चाहिए। इस समय जी चांगकिंग ने अपना चेहरा नहीं छिपाया था बल्कि अपना असली रूप प्रकट कर दिया था। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर बड़े काले चोगे पहनने वाले लोग मूर्ख होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरों को बताने के लिए कहना, सब लोग मुझे देखो, मैं बाकी सबसे अलग हूं। शाओ शुनएर का स्वभाव ठंडा है, शायद उसने मुझे देखा ही नहीं। अगर मैं अभी चुपचाप निकल जाऊं तो अभी भी समय है। जी चांगकिंग शांत भाव से खड़ी हो गई, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही, अरे क्या यह यंग मिस नहीं है शुनर? कहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि खाना खाते समय आपसे मुलाकात हो जाएगी।
क्या संयोग है, लोगों का एक समूह उमड़ पड़ा। भीड़ के बीचों बीच आलीशान कपड़े पहने एक युवक चांद के चारों ओर तारों की तरह घिरा हुआ था। युवक ने सोने के धागों से जड़े पंखे को हिलाया, उसका कुछ पीला सा चेहरा खुशी भरी मुस्कान से दमक रहा था और वह उस सुंदर युवती को टकटकी लगाकर देख रहा था। और जब उसने जी चांद किंग को उस लड़की के साथ एक ही मेज पर बैठे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना पंखा झट से खोला और उदासीनता से कहा, यह दोस्त तो बिल्कुल अपरिचित लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आप किस परिवार के छोटे मालिक हैं। 5 अध्याय 5 में शांतिपूर्वक जीवित रहने के लिए उसके पास जियाली परिवार को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 5 शांति से जीने के लिए मुझे जियाली परिवार को नष्ट करना पड़ा। आकाश से एक अनोखी आग उतरती है। जियाली आओ, मुझसे दूर रहो और मुसीबत मोल लेना बंद करो। श्याओ शुन एर ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसकी स्पष्ट आवाज में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था। हालांकि उसका स्वभाव शांत था, फिर भी वह अपनी गलती के कारण दूसरों को फंसाना नहीं चाहती थी। जियाली परिवार शियाओ परिवार की तरह भूटान शहर के 3 महान परिवारों में से एक था। आम लोगों की नजर में वे निश्चित रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते थे। श्याओ शुन एर ने अपने सामने खड़े युवक पर एक नजर डाली। उसकी डोची आभा कमजोर थी और उसने अभी तक डोची चक्रवात का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत और स्वभाव बुरा नहीं था। वह संभवतः एक संपन्न परिवार का युवा मुखिया था। कहे, छोटी बच्ची शुनेर, तुम लोगों से इतनी दूरी क्यों बनाए रखती हो? आज हमारी मुलाकात संयोगवश हुई है, क्यों न मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊं? जियाली आओ ने पूरी तरह से यह प्रदर्शित किया कि किसी को लगातार परेशान करने का क्या मतलब होता है। साथ ही वह जियाली कबीले के युवा स्वामी के रूप में शियाओ शुन एर के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता था। इस प्रकार उसने अपना पंखा मोड़ा, जी चांगकिंग की ओर इशारा किया और उदासीनता से कहा, मैं जियाली आओ तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम बहरे हो? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप भूटान शहर के किस परिवार से संबंध रखते हैं? जी चांगकिंग ने जियाली आओ की एक भी बात नहीं सुनी। जब शियाओ शुन एर ने उसे देखा तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह वास्तव में मूल कथानक के मुख्य पात्रों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता था। इसे देखिए, वह बस उसी मेज पर बैठा ही था कि मुसीबत आ पड़ी। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। उस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए जी चांगकिंग बाहर चली गई। जियाली आओ स्तब्ध रह गई। यहाँ तक कि शियाओ शुन एर ने भी अपनी कोमल भौहें उठाई और उसकी जीवंत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह व्यक्ति बहुत अजीब है। हे क्या गजब का साहस है। भूटान शहर में आज तक किसी ने भी मुझे जियाली आओ को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की है। जियाली आओ को लगा कि जी चांगकिंग ने उसे शियाओ शुन एर के सामने अपमानित किया है, इसलिए उसने ठंडे लहजे में अपने बगल में खड़े पहरेदारों को आदेश दिया, मेरे लिए पता लगाओ कि वह कौन है। जी चांगकिंग थोड़ी देर रुका और दूसरी मंजिल से गायब हो गया। जैसे ही वह भोजनालय से बाहर निकला, उसने तुरंत शियाओ यान छोटी बहन को देखा। नालन यानरान और डीकन ये चाय घर से बाहर आ रहे हैं। जी चांगकिंग भोजनालय के कोने में छिपा हुआ था, इसलिए नालन यानरान और ये दोनों ने ही उसे नहीं देखा। उन तीनों की पीठ को देखते हुए जी चांगकिंग की आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि वे शियाओ परिवार के पास जा रहे हैं। सगाई टूटने का कर्मफल टाला जा सकता था। जी चांगकिंग विपरीत दिशा में चलने लगा। वह एक सुनसान वीरान गली में मुड़ गया और जियाली आओ के गार्ड ठंडी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चले गए। कुछ सेकंड बाद जी चांगकिंग शांत भाव से बाहर निकल आया। अगर जियाली आओ मेरी जांच करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि मैं भूटान शहर से नहीं हूं। अगर वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की जांच करता है तो जियाली कबीला इतने उच्च स्तर पर नहीं है, इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मैं इस लगभग पर दाव नहीं लगा सकता। मूल रूप से इसका मतलब 100% नहीं है। चूंकि यह 100% नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे संक्रमित होने की संभावना है। मुसीबत की जरा सी भी जड़ को नजरअंदाज करना भविष्य में घातक आपदा का कारण बन सकता है। पेड़ स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं मुसीबत को न्योता नहीं देना चाहता, लेकिन मुसीबत दस्तक दे चुकी है। शांति से जीने के लिए मुझे परेशानी की जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मैं जियाली परिवार को हरा सकता हूं। मेरे सफल होने की संभावना 10 में से 10 है। यह संभव है। जियाली कबीले को ढूंढना आसान था। जी चांगकिंग ने अपने 2 पंख फड़फड़ाए, बादलों के ऊपर छिपकर गेल मिशन को नीचे से देखा। जियाली आओ को पहरेदारों के एक समूह के साथ घर लौटते देख उसकी उंगली पर मौजूद भंडारण अंगूठी से एक हल्की रोशनी चमकी। 360 फॉर्मेशन फ्लैग नीचे की ओर सीटी बजाते हुए आए और पूरे गेल मिशन को घेर लिया। चंद्रमा को ढकने वाली और तारों को छिपाने वाली संरचना। इस संरचना में कोई घातक क्षमता नहीं थी, लेकिन इसमें आभा को छिपाने का अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव था। गेल मिशन में चाहे कुछ भी हो जाए, बाहरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। जी चांगकिंग ने धीरे से सांस छोड़ी, उसकी काली आंखों में निर्मल ठंडक भर गई। अपने हाथ के इशारे से सफेद लपटों की धुंधली लकीरें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड की एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए मूसलाधार बारिश की तरह आकाश से गेल मिशन पर गिरने लगी। गेल हवेली के अंदर। अरे कमीने, तुम फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने कहा गए थे। जियाली कबीले के मुखिया गेल बी ने बाहर से लौटी जियाली आओ को गुस्से और निराशा के साथ देखा। जियाली आओ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, केवल धीमी आवाज में बुदबुदाई, मैंने कोई परेशानी नहीं खड़ी की, मैं तो बस शराब पीने बाहर गया था। अरे कमीने, 21 साल की उम्र में तुम सिर्फ एक सितारा डो प्रैक्टिशनर हो। तुम्हारी प्रतिभा औसत दर्जे की है, फिर भी तुम लगन से साधना नहीं करते। हम जल्दी करो और हमारे जियाली कबीले के सम्मानित अतिथि कीमियागर को अपना सम्मान अर्पित करो। लियूशी जियाली आओ ने मुख्य हॉल के अंत में सफेद वस्त्र पहने उस युवक को हैरानी से देखा जो कुर्सी की पीठ पर आलस्य से टिका बैठा था। रसायन शास्त्री फाइटिंग क्यूई महाद्वीप का सबसे प्रतिष्ठित पेशा है। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी का रसायन शास्त्री भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जियाली परिवार को एक सम्मानित अतिथि की तरह मानना पड़ता था। नमस्कार कीमियागर लियूशी। जियाली आओ ने जल्दी से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। लियूशी ने लापरवाही से हाथ हिलाया और बोलने ही वाली थी, लेकिन इस समय अरे इसमें आग लग गई है। आग बुझाओ, जल्दी करो और आग बुझाओ। आसमान से आग बरस रही है। क्या हो रहा है? गेल बी ने भौहें चढ़ाई और उठ खड़ी हुई, बाहर जाकर देखने का इरादा किया। हालांकि ऊपर से अचानक आने वाली अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड की आभा ने उसे भयभीत कर दिया और उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा हॉल की छत पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत तेजी से फैल रही थी। फिर ठंड के बीच एक विनाशकारी झुलसा देने वाली गर्मी फूट पड़ी और मेहमानों के स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हॉल पल भर में राख में बदल गया। अरे यह कैसे संभव है? हॉल गायब हो चुका था और गेल भी खाली निगाहों से आकाश की ओर देख रही थी।
आकाश के ऊपर भूतिया सफेद लपटे पर्दे पर मोतियों की तरह नीचे गिर रही थीं। गेल मेंशन पूरी तरह से इस भीषण आग में जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि पहरेदार कुत्ते भी नहीं बच पाए। अनोखी अनोखी आग, तेरी माओ को भाड़ में जाओ। तुम्हारे जियाली परिवार ने किसे नाराज किया? ल्यूशी अपनी कुर्सी से उछलकर पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। हालांकि अगले ही पल सफेद लौ की एक हल्की सी लपट उस पर गिरी और संघर्ष करने का मौका मिले बिना ही वह राख के ढेर में बदल गया। मरने से पहले पिता और पुत्र जियाली आओ और गेल भी यह बात नहीं समझ पाए। आखिर किस बड़े आदमी ने जियाली परिवार को नाराज किया था? उन्होंने किस तरह की भयंकर दुश्मनी को जन्म दिया था? बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कुत्तों को भी नहीं बख्शा। आकाश में ऊपर जी चांगकिंग ने गायब हो चुके गेल मेंशन को देखा और अंततः उसके दिल को शांति मिली। वह ध्वज को समेटकर जाने ही वाला था कि उसकी भौहें फड़क उठीं। नहीं, मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। फाइटिंग की महाद्वीप में आत्माएं हैं। हालांकि जियाली परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक महान दो मास्टर है, उनकी आत्माओं ने अभी तक आकार भी नहीं लिया है। लेकिन सावधानी बरतने में ही भलाई है। मैं बिल्कुल भी जुआ नहीं खेल सकता। आत्मा को बुझाकर ही मैं भविष्य की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो सकता हूं। लेकिन मैं आत्माओं को कैसे इकट्ठा करूं? मैं आत्माओं के हॉल से नहीं हूं। सोचते सोचते जी चांगकिंग की आंखें चमक उठी। अचानक उसने हवा में हाथ बढ़ाया और सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक त्रिकोणीय झंडा उसके हाथ में आ गया। झंडे की सतह एक झांझ से भी अधिक लंबी होकर हवा में लहराने लगी। हुआंग ध्वज में आत्माओं को पोषण देने का प्रभाव होता है और आत्माओं के प्रति घातक आकर्षण होता है। मैं हुआंग बैनर का उपयोग करके जियाली परिवार की आत्माओं को अंदर खींच ला सकता हूं। उस समय की ही 6 अध्याय 6 सब कुछ नष्ट हो गया, कोई छिपा हुआ खतरा नहीं बचा। वह शानदार ध्वज कहां गायब हो गया? अध्याय 6 सबको मार डालना, कोई भी छिपा हुआ खतरा न छोड़ना। हुआंग बैनर से काला धुआं क्यों निकल रहा है? आत्माओं लौट आओ, आत्माओं लौट आओ। सुनहरे प्रकाश से जगमगाता एक विशाल बैनर जो एक गरिमापूर्ण और धार्मिक आभा बिखेर रहा था, गेल मेंशन के ऊपर हवा में लहरा रहा था। 7वें दर्जे के रसायन के रूप में जी चांगकिंग की आत्मिक शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मायावी आत्माओं के अंश लगातार ध्वज में प्रवाहित हो रहे हैं। अच्छा, जी चांगकिंग को राहत महसूस हुई। इन आत्माओं का नाश करने से भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। लगभग 3 मिनट बाद जी चांगकिंग ने हुआंग बैनर लहराया और गेल मेंशन के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। यह पुष्टि करते हुए कि सोल के कोई निशान नहीं बचे थे, उन्होंने हुआंग बैनर को याद किया। जी चांगकिंग की अपनी आत्मा ने हुआंग बैनर में प्रवेश किया। उसने पाया कि यह एक अंधेरा स्थान था और गुंबद के ऊपर तारे सुनहरी धुंध फैला रहे थे, जिससे उसकी आत्मा को सुकून का एहसास हुआ। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। कृतज्ञता से भरी गेलबी की आवाज जी चांगकिंग के कानों में गूंजी। उसकी आत्मा इतनी मायावी थी कि वह लगभग अदृश्य थी, एक ही स्थान पर भटक रही थी। यह केवल हुआंग बैनर की उपयोगिता पर निर्भर था, अन्यथा उनके महान दो मास्टर के साथ उस क्षेत्र में उसकी आत्मा के लिए मानव रूप में परिवर्तित होना कठिन होगा। जी चांगकिंग ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप कौन हैं? वरिष्ठ, मैं जियाली परिवार का मुखिया गेलबी हूँ। गेलबी की आत्मा में तीव्र उतार चढ़ाव आया और उसने दुख भरे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि जियाली परिवार ने किस राक्षसी साधक को नाराज किया था कि उन्हें इस तरह के नरसंहार का सामना करना पड़ा। इस आत्मिक अवस्था में मुझे जीवित रहने देने के लिए अपनी विधियों का उपयोग करने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं गेलबी आपसे विनती करता हूँ वरिष्ठ कि आप कार्रवाई करें और उस राक्षसी साधक को मारने में मेरी मदद करें। मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा को बचाना आपके द्वारा मुझ पर किया गया एक बहुत बड़ा उपकार है हे वरिष्ठ, लेकिन उस राक्षसी साधक के तरीके इतने क्रूर, इतने घिनौने थे कि हर किसी को उसे मार डालना चाहिए। उसने जियाली परिवार के कुत्तों को भी नहीं बख्शा। गेलबी के शब्द खून के आंसू बहाने जैसे थे, मानो वह जी चांगकिंग से बदला लेने में मदद करने की गुहार लगा रहा हो। उन्हें यह एक शानदार विचार लगा। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आत्मा को बचा लिया और उसका पोषण भी किया, उनमें महान परोपकारिता होनी चाहिए। उनसे कार्रवाई करने के लिए कहना असंभव नहीं था। लेकिन गेलबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा जी चांगकिंग ही असल में हत्यारा होगा। इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। किसी राक्षसी साधक को कितना क्रूर होना चाहिए कि वह नरसंहार के बाद भी आत्माओं को कैद में रखे। यह बेहद घिनौना था। बदले की इच्छा इतनी तीव्र है। जी चांगकिंग का कोमल चेहरा शांत था। हालांकि उसने अपने दिल में राहत की एक लंबी सांस ली। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने जियाली परिवार की सभी आत्माओं को हुआंग ध्वज में समाहित कर लिया था। अन्यथा गेलबी की प्रतिशोध की शपथ को देखते हुए यह वास्तव में मुसीबत खड़ी कर सकता था। मैं आपसे विनती करता हूं सीनियर, कृपया कार्रवाई करें। टकराना गेलबी ने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था। जी चांगकिंग ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई और आत्मा की एक राजसी शक्ति बाहर निकली, जिसने पल भर में गेलबी की आत्मा को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। चींची गेलबी की आत्मा मुश्किल से ही मानव रूप में परिवर्तित हो पाई। हालांकि जियाली परिवार के अन्य सदस्य ऐसा नहीं कर सके। वे बस धुंध के समूह थे। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सामने मौजूद दयालु वरिष्ठ ने वास्तव में गेलबी की आत्मा को मार डाला है, तो धुंध के ये समूह अंधेरे अंतरिक्ष में दहशत में इधर-उधर भागने लगे। जी चांगकिंग ने अपनी हथेली जोर से पटकी, मानो वह सभी आत्माओं का नाश करना चाहता हो और कर्म को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता हो। इंतजार, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे गुरु तृतीय श्रेणी के रसायन शास्त्री हैं। अगर मैं मर गया तो मेरा स्वामी मेरा बदला जरूर लेगा। इसी क्षण धुंध का एक हल्का सा झोंका सफेद वस्त्र पहने एक युवक के रूप में प्रकट होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो जी चांगकिंग पर भयभीत होकर चिल्ला रहा था, ओह, तुम्हारा कोई मालिक है जो तुम्हारा बदला लेगा। जी चांगकिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। तुरंत ही उसने अपनी हथेली खोल दी, जिससे उंगलियों के बीच जगह बन गई। केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और सफेद कपड़ों में उस युवक को छोड़कर धुंध के सभी समूह गायब हो गए। जी चांगकिंग ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। सफेद वस्त्र पहने युवक बेकाबू होकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। जी चांगकिंग ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही कोमल मुस्कान बिखेरी। मेरे मित्र, मुझे बताओ तुम्हारा गुरु कहाँ है? ल्यूशी को लगा कि जी चांगकिंग अपने गुरु से सावधान था। तब उसने खुद को संभाला और अहंकार से भरे हुए और भय से कांपते हुए कहा, मेरे स्वामी अंदर हैं। कुछ समय बाद ल्यूशी ने लाल वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को असमंजस भरे भाव से देखा, जो हुआंग ध्वज में प्रवेश कर रहा था। मालिक, स्वामी, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? ल्यूशी लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने क्रोधित चेहरे से सिर हिलाया और कहा, अपनी जान बचाओ। मैं तो बस रसायन विद्या का अभ्यास कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। गुरु और शिष्य का पुनर्मिलन। जी चांगकिंग मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए।
सौभाग्य से इस तृतीय श्रेणी के रसायन के कोई अन्य शिष्य या रिश्तेदार नहीं थे, अन्यथा और अधिक लोगों को लाना परेशानी भरा होता। लाल वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा स्तब्ध रह गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके शिष्य ने उसे बेच दिया था और उसे एक अनचाही विपत्ति का सामना करना पड़ा था। थप्पड़ लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने लियूशी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे लगभग उसकी आत्मा उड़ गई और प्राण बिखर गए। वह धड़ाम से जी चांगकिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, वरिष्ठ महोदय, मैंने आपको नाराज नहीं किया। मैं इस बदमाश को अच्छी तरह से नहीं जानता, कृपया मेरी जान बख्श दो। सांस जी चांगकिंग ने बेबसी से आह भरी। लाल वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की हताश आंखों में जी चांगकिंग की हथेली से गहरे सफेद रंग की लपटों का एक समूह उठा। मैं असल में खून का प्यासा नहीं हूं, जब भी मैं किसी को मारता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। केवल मृत लोग, केवल जब आत्मा भी शून्यता में विलीन हो जाती है, तभी मैं 100% सुनिश्चित कर सकता हूं कि वे मुझसे बदला नहीं लेंगे। अगर तुम अपने पीछे छिपे खतरे छोड़कर नहीं मरे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। जी चांगकिंग ने संतुष्टि के साथ हुआंग हुआंग बैनर को देखा। अच्छा खजाना। भविष्य में हुआंग हुआंग के झंडे के साथ लोगों को मारने के बाद कोई चिंता नहीं होगी। नहीं, मुझे लोगों को मारने के ऐसे खतरनाक विचार क्यों आएंगे? यात्रा पर जाने से मेरी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई है। मैं वापस जाकर सावधानी पूर्वक जीवन जीने के उपदेश की 100 प्रतियां लिखूंगा। हम जी चांगकिंग हुआंग हुआंग बैनर को हटाने ही वाला था, लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मूल रूप से सुनहरे रंग से चमकने वाला हुआंग हुआंग बैनर काला धुआं उगर रहा था। काले धुएं में आत्मा के टुकड़ों की गंध थी। ऐसा अवश्य ही हुआ होगा कि भीतर बहुत सारी आत्माएं नष्ट हो गईं और हुआंग हुआंग ध्वज विशरण का काम कर रहा था। जी चांगकिंग ने अपने ओठों को चटकाया। जब हुआंग हुआंग बैनर का विशरण पूरा हो गया तो उसने उसे सिस्टम के बैकपैक में रख दिया। उसने अपने डोची पंख फैलाए और तेजी से क्लाउड मिस्ट सेक्ट की ओर उड़ गया। छोटी बहन यानरान को आधे रास्ते तक पहुंच जाना चाहिए। मुझे उससे पहले संप्रदाय लौटना होगा, अन्यथा अगर यह पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं तो स्पष्टीकरण देना मुश्किल होगा। क्या क्या जियाली परिवार गायब हो गया। भूटान शहर में भीषण तूफान आ गया। 3 प्रमुख परिवारों में से एक जियाली परिवार वास्तव में पल भर में गायब हो गया। वहां केवल जमीन का एक बड़ा टुकड़ा और हवा में उड़ती राखी बची थी। इस पल गेल मेंशन के सामने चर्चा करने के लिए असंख्य लोग यहां एकत्रित हुए थे। जियाली परिवार ने देवताओं को नाराज कर दिया होगा। यह बहुत ही भयानक है, यहां तक कि एक कुत्ता भी पीछे नहीं छूटा। एक प्रतियोगी कम होने से शियाओ परिवार और आओबा परिवार खूब हंस रहे हैं। भीड़ में उस खुले स्थान को देखते हुए जहां अभी भी अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी का तापमान बरकरार था, श्याओ शुन एर ने भौहें चढ़ाई और उसके शरीर में मौजूद गोल्डन एम्पर स्काई बर्निंग फ्लेम थोड़ी सी उछल गई। पता नहीं क्यों उसे अचानक उस कोमल युवक की याद आ गई जिसे गेलबी ने पहले उकसाया था। 7 अध्याय 7 यूनियन की वापसी, एवरग्रीन का पक्ष लिया जाना और 3 साल का वादा फिर से सामने आना। अध्याय 7 यूनियन की वापसी, चांगकिंग पर प्यार बरसाना। 3 साल का समझौता फिर भी कायम रहा। क्लाउड मिस्ट सेक्ट में लौटकर वह अपने छोटे से बाड़ वाले आंगन के सामने खड़ा हो गया। फॉर्मेशन के सक्रिय होने के कोई संकेत न मिलने पर जी चांगकिंग निश्चिंत होकर अंदर चले गए। सावधानी पूर्वक जीवन जीने के शास्त्र की 100 बार नकल करने के बाद उसने आज अपनी सैर के दौरान घटी हर बात की चुपचाप समीक्षा की। समीक्षा करना एक बहुत अच्छी आदत है। यदि अगली बार भी इसी तरह का ऑपरेशन किया जाए तो गलतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पंथ छोड़ने से लेकर जियाली परिवार के साथ कर्मों का निपटारा करने तक मैंने वह सब कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए था। दरअसल मैंने अभी भी एक छिपा हुआ खतरा पीछे छोड़ दिया है और यह कोई छोटा खतरा नहीं है। जियाओ जुन एर ने जियाली आओ को मुझे उकसाते हुए देखा और फिर जियाली परिवार गायब हो गया। भले ही कोई सबूत न हो, फिर भी इसे एक साथ जोड़ा जाएगा। जी चांगकिंग ने आह भरी। उसकी आंखों में गहरी बेबसी झलक रही थी। जियाओ जुन एर का मामला जियाली परिवार के मामले जितना आसानी से हल नहीं हो सकता। उन्होंने इस बारे में गंभीरता से विचार किया था। नतीजा यह हुआ कि उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि जियाओ जुन एर को गोल्डन एम्पर स्काई बर्निंग फ्लेम की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई प्राचीन वंश का विशेषज्ञ उसकी रक्षा कर रहा हो, भले ही उसने वास्तव में जियाओ जुन एर की समस्या का समाधान कर दिया हो। प्राचीन वंश निश्चित रूप से जांच करने के लिए पूरे वंश की शक्ति का इस्तेमाल करेगा और यह पता लगाना बहुत आसान होगा कि उस दिन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के लोग भूटान शहर आए थे। हे भगवान, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। यह तो बहुत ही डरावना है। जी चांगकिंग अपनी ही कल्पना से भयभीत हो गया। समीक्षा करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर वह पहाड़ से नीचे नहीं उतरता तो इतनी सारी परेशानियां नहीं होती। इस समय जी चांगकिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने घर के बाहर की ओर देखा। नालन यानरान तितली की तरह फुर्तीली थी, एक एक करके सभी संरचनाओं से बचते हुए और बांस के घर की ओर खुशी से चिल्लाई, बड़े भाई चांगकिंग, मैं वापस आ गया हूं। बार बार यह पुष्टि करने के बाद कि नालन यानरान का कोई पीछा नहीं कर रहा था, जी चांगकिंग अब और नहीं छिपने लगा। क्या आप सचमुच सीनियर ब्रदर चांगकिंग हैं? नालन यानरान बांस के घर में ऐसे घुसी जैसे वह किसी तीर्थयात्रा पर हो। जी चांगकिंग को चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए देखकर उसने सावधानी से अपनी पतली उंगली बढ़ाई और उसे गुदगुदी की। ही, ये तो मुलायम है। ये सचमुच सीनियर ब्रदर चांगकिंग हैं? जी चांगकिंग ने कुछ घबराहट के साथ पूछा। छोटी बहन, क्या मामला सुलझ गया है? नालन यानरान और भी अधिक चमकती हुई मुस्कुराई। उसका गोरा और कोमल चेहरा सूरजमुखी की तरह खिल उठा। बड़े भाई चांगकिंग को इस बात की बहुत चिंता थी कि क्या उसने किसी और के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। चिंता मत करो सीनियर ब्रदर चांगकिंग, आपने मुझे जो शब्द सिखाए वे वास्तव में उपयोगी थे। शियाओ यान और उसके पिता दोनों सहमत थे। विवाह अनुबंध जला दिया गया था और जब हम चले गए तो उन्होंने हमारे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की प्रशंसा भी की। उच्च गुणवत्ता के लिए शिष्यों को धन्यवाद। यह सुनकर जी चांगकिंग ने राहत की एक गहरी सांस ली, अपनी चाय का कप उठाया और खुशी से एक घूंट पिया। हालांकि पहाड़ से नीचे उतरने का यह सफर खतरों से भरा था, फिर भी परिणाम आदर्श रहा। रद्द हुई सगाई के कर्मों से बचा जा सकता है। बड़े भाई चांगकिंग, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूं। जी चांगकिंग का मूड सुधरते देख नालन यानरान ने खिलखिलाते हुए कहा, मानो वह इसका श्रेय खुद लेना चाहती हो। जब जियाओ यान ने देखा कि मैं अब 4 सितारा डो अभ्यासी हूं तो उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि उसे अपनी ची ऊर्जा के गायब होने का ख्याल आया और वह नदी के 30 साल पूर्व, नदी के 30 साल पश्चिम के बारे में कुछ चिल्ला रहा था, जिससे उसके बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। उस समय मैंने कुछ मौकों पर उसे हल्के फुल्के ढंग से प्रोत्साहित किया और फिर उसने कहा, क्यों न 3 साल का समझौता कर लिया जाए, और आज 3 साल बाद वह मुझे चुनौती देने के लिए पहाड़ पर आएगा।
ही सीनियर ब्रदर चांगकिंग, क्या आप नहीं चाहते थे कि मेरा शाओ परिवार के साथ अच्छा रिश्ता हो? इसलिए मैंने सहमति दे दी। 3 साल बाद मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। खड़खड़ाहट। जी चांगकिंग की आंखें बेजान थीं और उनके चेहरे पर कई बार झंझनाहट हुई। उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उसका दिल चकनाचूर हो गया था। बड़े भाई चांगकिंग, आप। क्या हुआ है? नालन यानरान ने राख जैसे चेहरे वाले जी चांगकिंग को संदेह भरी निगाहों से देखा, अपना सिर नीचे किया, अपनी स्कर्ट के किनारे को रगड़ा और हकलाते हुए बोली, क्या क्या यानरान ने कुछ गलत किया? जी चांगकिंग अपनी कुर्सी पर धंस गया, निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ हिलाया और कहा, छोटी बहन तुम पहले वापस जाओ, बड़े भाई को चुप रहना है। ओह, नालन यानरान स्वाभाविक रूप से रुकना चाहती थी, लेकिन जी चांगकिंग की हालत ठीक न देखकर शायद उसे कुछ समय के लिए अकेले रहने की वाकई जरूरत पड़ सकती है। वह कुछ कदम पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। बांस के घर में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर जी चांगकिंग की ओर से एक हल्की सी आह सुनाई दी। मैं 3 साल के समझौते को बदल नहीं सकता, लेकिन मुझे 3 साल के समझौते के परिणाम को पलटने की कोशिश करनी होगी। जब तक छोटी बहन यानरान शियाओ यान को हरा नहीं देती, तब तक परिणाम अलग होगा। ऐसा लगता है कि खेती करने की योजना जूनियर सिस्टर और मास्टर को यथाशीघ्र एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए। हम साथ ही साथ मुझे 2 संभावनाओं के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी समय क्लाउड मिस्ट सेक्ट से भागने के लिए तैयार रहना होगा। एक दिन जल्दी बीत गया। अगले दिन हरे रंग की पोशाक पहने, पतली और सुडौल काया वाली तथा सुंदर और मनमोहक दिखने वाली एक महिला छोटे से बाड़ वाले आंगन में आई। उसके कोमल हाथ ने आंगन का द्वार खोल दिया। फॉर्मेशन में अचानक जान आ गई। चांगकिंग ने वास्तव में इस संरचना को काफी अच्छे तरीके से स्थापित किया है। यून यून मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिलाया। उनकी समझ के अनुसार ये संरचनाएं केवल 2 अभ्यासी स्तर की थीं। 2 हुआंग में अपनी विशेषज्ञता के बल पर वह इन्हें नजरअंदाज कर सकती थीं। लेकिन वह जी चांगकिंग के शौक का सम्मान करती थी, इसलिए उसने जी चांगकिंग द्वारा बताई गई विधि को याद करने का विकल्प चुना और कदम दर कदम आगे बढ़ी। चांगकिंग, गुरुजी वापस आ गए हैं। यून यून बांस के घर में दाखिल हुई और उसने देखा कि जी चांगकिंग एक तकिए पर पालथी मारकर बैठा है और अपने कोमल चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहा है। गुरु और शिष्य आज्ञाकारी भाव से साधना कर रहे हैं। इतने आज्ञाकारी जी चांगकिंग को देखकर यून यून का दिल पिघल गया। चांगकिंग सचमुच आज्ञाकारी है। जब जी चांगकिंग 11 साल का था, तब वह उसे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में ले गई थी। 5 साल तक एक दूसरे से अविभाज्य रहने के बाद यून यून के लिए जी चांगकिंग लंबे समय से उसके अपने बच्चे की तरह हो गया था। एक सरल और सहज जीवन ही सत्य है। यून यून ने स्नेहपूर्वक जी चांगकिंग के सिर को सहलाया और दीवार पर टंगी एक सुलेख कृति की ओर देखा। चांगकिंग, गुरुजी तुम्हारी लड़ाई न करने की प्रवृत्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन फाइटिंग ची महाद्वीप में जब तुम स्वयं बलवान होगे तभी तुम हानि से बच पाओगे। गुरुजी, मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। मैं साधना करने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। जी चांगकिंग ने भारी मन से सिर हिलाया। यून यून के इस वाक्य की बात करें तो यह उनके मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। चांगकिंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो धीरे धीरे साधना करते हैं। गुरुजी यहीं हैं। यून यून ने अपनी स्टोरेज रिंग से दवा की बोतल निकाली। बोतल खोलते ही एक ताजगी भरी औषधीय सुगंध बाहर निकली। उसके गोरे अंगूठे और तर्जनी उंगली में हरे रंग की औषधीय गोली थी और उसकी आवाज इतनी कोमल थी मानो वह किसी बच्चे को फुसला रही हो। चांगकिंग, अपना मुंह खोलो। यह किंगजवान गोली 3रे दर्जे की औषधीय गोली है। यह नींद को नुकसान पहुंचाए बिना 1-2 अभ्यासी की ताकत बढ़ा सकती है। जी चांगकिंग ने आज्ञाकारी भाव से अपना मुंह खोला। सुगंध से भरी औषधीय गोली और उसकी सुगंधित उंगलियां उसके होठों को छू गईं। किंगजवान की गोली उसने इसे 11 साल की उम्र में खाया था। यह सिस्टम द्वारा दिया गया सबसे बुरा इनाम था। लेकिन वास्तविकता में किंगजवान गोली के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियां काफी दुर्लभ हैं, यहां तक कि यून यून के लिए भी, जो एक 2 हुआंग विशेषज्ञ है। इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। यून यून वास्तव में अपनी शिष्या के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार करती है। वाह! किंगजवान गोली खाने के बाद यून यून के उम्मीद भरी खूबसूरत चेहरे को देखकर जी चांगकिंग की आभा थोड़ी धीमी हुई, फिर तुरंत थोड़ी और मजबूत हो गई। यून यून की निर्मल आंखें अचानक चमक उठीं और वह उस समय से भी अधिक खुशी से मुस्कुराई जब उसने खुद 2 हुआंग के साथ संबंध स्थापित किया था। अब आप 2 सितारा 2 अभ्यासी बन गए हैं। चांगकिंग वाकई बहुत प्रभावशाली है। 1 साल के भीतर गुरुजी निश्चित रूप से आपको 2 मास्टर बनने में सफलता दिलाएंगे। 8 अध्याय 8 शक्तिशाली युनतियान सम्राट और आत्मा महल के रक्षक वो प्रकट होते हैं। अध्याय 8 आडंबरपूर्ण सम्राट युनतियान आत्माओं के हॉल के रक्षक वो का आगमन। 2 मास्टर को जी चांगकिंग को थोड़ी शर्म महसूस हुई। यून यून ने स्नेह से भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसकी सियान रंग की पोशाक का कफ फटा हुआ था और उसकी साफ आंखों में गहरी छिपी हुई थकान झलक रही थी। वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लौटी होगी, तुरंत संप्रदाय के रसायन से औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा होगा और फिर बिना रुके उसे देने के लिए दौड़ पड़ी होगी। गुरुजी, आपने बहुत मेहनत की है। शर्मिंदगी का एक क्षणिक एहसास गुजरा, लेकिन जी चांगकिंग ने फिर भी अपने असली क्षेत्र को छिपाना जारी रखने का फैसला किया। किसी गुप्त चाल को गुप्त चाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं होता। ऐसा नहीं था कि उसे यून यून पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक और तुरुप का पत्ता होने से जी चांगकिंग को और अधिक मानसिक शांति मिली। इसके अलावा वह केवल 2 हुआंग स्तर पर था और 2 जोंग क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था। जब वह 2D बन जाएगा और यून यून को बताएगा, तभी यह उसके लिए असली आश्चर्य होगा। तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हो? यून यून ने धीरे से जी चांगकिंग के सिर पर थपथपाया। कुछ देर और बातचीत करने के बाद वह उठ खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। जी चांगकिंग ने यून यून को बांस के घर से बाहर आते देखा। आंगन में बनी विभिन्न आकृतियों को देखकर यून यून मुस्कुराई और बोली, फॉर्मेशन, आखिरकार फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में एक गौन दांव है। चांगकिंग, चूंकि तुम साधना के अलावा अन्य पेशों में रुचि रखते हो, तो क्यों न तुम रसायन शास्त्री बनने की कोशिश करो। कुछ दिनों में मैं एक रसायन शास्त्री को नियुक्त करूंगा जो आकर आपको रसायन शास्त्र सिखाएगा। जी चांगकिंग दंग रह गया। जियामा साम्राज्य में 7वें दर्जे के रसायन शास्त्री को कौन सिखा सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में बाहरी लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था। जितने ज्यादा लोगों से वह बातचीत करता था, मुसीबत में पड़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। यून यून को लगा कि जी चांगकिंग उसे परेशान करने से डरता है। उसने मन ही मन भरी, यह सोचते हुए कि चांगकिंग कितना समझदार बच्चा है। ऐसा समझदार शिष्य सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। इस प्रकार वह तेजी से फॉर्मेशन से गुजर गई। जैसे ही उसकी नीली आकृति गायब हुई, जी चांगकिंग के कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी। चिंता मत करो चांगकिंग, गुरुजी तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रसायन शास्त्री ढूंढेंगे। आज्ञाकारी होकर साधना करो। सांस
संप्रदाय के निवास की ओर प्रकाश की एक लकीर को उड़ते हुए देखकर जी चांगकिंग ने मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए आह भरी। मुसीबत ने एक बार फिर दस्तक दे दी थी। वह बस गुमनाम रहकर अपना विकास करना चाहता था, आखिर यह इतना मुश्किल क्यों था? बार बार आहें भरते हुए जी चांगकिंग बांस के घर में वापस जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन इसी क्षण उसने अचानक क्लाउड मिस्ट सेट के भीतर एक शक्तिशाली और दुष्ट आभा को प्रकट होते हुए महसूस किया। यह अनुभूति ऐसी थी मानो किसी गर्म बर्तन में रखे साफ शोरबे में ढेर सारा तेल डाल दिया गया हो। यह इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र थी, जी चांगकिंग के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। लेकिन स्थिति जितनी गंभीर होती है उतना ही शांत रहना आवश्यक होता है। जी चांगकिंग ने अपने तनावग्रस्त शरीर को शिथिल किया, हमेशा की तरह मुड़ा और हल्के कदमों से बांस के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वास्तव में 7वें दर्जे के कीमियागर के रूप में उनकी विशाल आत्मिक शक्ति एक कोमल हवा की तरह पूरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में व्याप्त थी, जो सावधानीपूर्वक खोजबीन कर रही थी। अंततः उसने उस बुरी आभा के स्रोत का पता लगा लिया। बादलों में छिपे एक पहाड़ की चोटी पर मानव आकृति के धुंध के एक समूह ने लाल रंग की आंखों की एक जोड़ी को प्रकट किया, जो पूरे क्लाउड मिस्ट सेट पर नजर रख रही थी। यह आभा, यह आत्माओं का हॉल है। जी चांगकिंग की आंखें थोड़ी काली पड़ गईं। उन्हें क्लाउड मिस्ट सेट के हॉल ऑफ सोल्स में एक शक्तिशाली व्यक्ति के संकेत लंबे समय से महसूस हो रहे थे, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। डोजोंग की शक्ति, यह अवश्य ही रक्षक वू ही होगा। मूल कथानक में युनशान को डोजोंग क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के अलावा रक्षक वू ने क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में और कुछ नहीं किया। नहीं, यह सही नहीं है। यह भी संभव है कि मूल कथानक में इसका उल्लेख ही न हो। रक्षक वू ने युनशान की शक्ति क्यों बढ़ाई? क्या यह आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए था, या तो उसे प्राचीन जेड के लिए जी चांगकिंग ने रक्षक वू पर नजर रखना जारी नहीं रखा? आखिरकार वह एक डोजोंग था, और अगर उसका पता चल जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। वह बांस के घर में लौटा और माथे पर शिकन लिए तकिए पर पालथी मारकर बैठ गया। प्रोटेक्टर वू के प्रकट होने से जी चांगकिंग को बेचैनी और चिंता महसूस हुई। कहावत है ना, कोई अपने बिस्तर के बगल में दूसरों को खर्राटे लेने की इजाजत कैसे दे सकता है? और यह सिर्फ खर्राटे लेना नहीं था, यह तो मानो ब्रेक डांस करना था। मुझे उम्मीद है कि कोई अप्रत्याशित परेशानी नहीं आएगी। मैं तो बस एक डो हुआंग हूं, मैं किसी डो जोंग से टकराव नहीं कर सकता। जी चांगकिंग ने अपने सिर के ऊपर लटके सरलता ही सत्य है की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, साइन इन करें। दिन मेजबान को शुद्ध युद्ध ऊर्जा का एक अंश प्राप्त करने के लिए बधाई। अगर पहले की बात होती तो जी चांगकिंग शायद फाइटिंग ची पुरस्कार को तुच्छ समझता, लेकिन अपने शरीर में ऊर्जा के बढ़ते हुए तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई। जल्दी करो और कोई बड़ी सफलता हासिल करो। डू हुआंग अभी भी बहुत कमजोर है। पर्वत की चोटी पर रक्षक वू ने ऊपर से क्लाउड मिस्ट सेट का जायजा लिया, तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी और अपनी नजरें हटा ली। युनशान, तुम्हारा क्लाउड मिस्ट सेट बहुत कमजोर है, हद से ज्यादा कमजोर। तुम्हारे अलावा वास्तव में केवल एक ही डो हुआंग है। यह युन पोतियान के शासनकाल की तुलना में कहीं अधिक निम्न स्तर का है। हम्फ, धुंध का एक हल्का सा झोंका हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे एक आकर्षक रूप और उत्कृष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति के चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थीं, जिससे उसके सिर के ऊपर हल्की हल्की युद्ध ऊर्जा की लहर बन रही थी, जो स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रही थी जिसने अभी अभी एक सफलता प्राप्त की हो और अभी तक अपनी आभा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो। यह व्यक्ति क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के पुराने संप्रदाय प्रमुख युनशान के अलावा और कोई नहीं था। युनशान पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था और भव्य एवं सुरमय क्लाउड मिस्ट सेट को निहार रहा था। उसकी नीली आंखों में संसार के उतार चढ़ाव झलक रहे थे और उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। रक्षक वो, अपने शब्दों पर ध्यान दें। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए मेरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय पर उंगली उठाना उचित नहीं है। रक्षक वो, पृथ्वी ग्रेड के रूप में आत्माओं के हॉल के रक्षक वो का कर्तव्य शक्तिशाली आत्माओं को एकत्रित करना था, और उन्होंने फाइटिंग ची महाद्वीप की यात्रा की थी। लेकिन यह पहली बार था जब उनका सामना युनशान जैसे इतने अभिमानी व्यक्ति से हुआ था। धिक्कार है, तुम एक डोजोंग हो, और वो भी वो डोजोंग जिसने हॉल ऑफ सोल्स पर भरोसा करके सफलता हासिल की, तो फिर इतना घमंड क्यों कर रहे हो? जो लोग तुम्हें नहीं जानते वे तो तुम्हें डोडी समझेंगे। युनशान, जब से तुमने हॉल ऑफ सोल्स की गति का लाभ उठाकर डोजोंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, तब से तुम और भी अधिक आक्रामक हो गए हो। रक्षक वू ने लाल आंखों से युनशान को घूरा। उसने अपने घातक इरादे को जरा भी नहीं छिपाया। काले धुएं के गुबार से भयानक चीखें निकली, मानो उसमें अनगिनत आत्माएं समाई हों जो दर्दनाक मौत मरी हों, और वह अहंकारपूर्वक युनशान की ओर बढ़ा। युनशान, जिसने अभी अभी डोजोंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी, स्वाभाविक रूप से रक्षक वू का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में होने के कारण वह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को प्रभावित करने से बचने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का साहस नहीं करता था। शिष्यों, यह सीट समझती है। युनशान ने अपने हाथों को पीठ के पीछे कसकर खींच लिया और उसकी आंखों की गहराई में कठोर हत्या का भाव झलक उठा। उसने उदासीनता से कहा, यह सिंहासन जियामा साम्राज्य में तुम्हारे लिए गिरे हुए रसायन शास्त्रियों पर नजर रखेगा। इसके अलावा आप इस विभाग से जियाओ उपनाम वाले परिवार की जांच करने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? रक्षक वू ने काले धुंध को समेटते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। हम्फ, युनशान ने ठंडी सी आवाज में कहा। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने शांत स्वर में कहा, जियामा साम्राज्य में शियाओ उपनाम वाले इतने सारे परिवार हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शियाओ परिवार की पूरी तरह से जांच करने में कुछ समय लगेगा। यह कहते हुए युनशान ने रक्षक वू की ओर पीट करके अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। रक्षक वू ने सिर हिलाया। उन्होंने एक बार फिर क्लाउड मिस्ट सेट का जायजा लिया और कहा, आपका क्लाउड मिस्ट सेट भले ही कमजोर हो, लेकिन यहाँ का नजारा बुरा नहीं है। तुम्हारी मदद से आत्माओं को इकट्ठा करने से मुझे आराम भी मिल जाएगा। मेरे लिए कोई शांत जगह ढूंढ दो। 9 अध्याय 9 डो जोन तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। रक्षक वो आता है और उसका अपमान करता है। अध्याय 9 डो जोन तक पहुंच। रक्षक वो का आगमन, अपमानजनक टिप्पणियां। 7 दिन जल्दी बीत गए। इन 7 दिनों के दौरान नालन यानरान के 2 बार आने के अलावा जी चांगकिंग का जीवन बहुत ही आरामदायक रहा। युन ने कहा कि वह उसके लिए एक रसायन ढूंढ लेगी। संभवतः वह अभी भी चयन प्रक्रिया में थी। प्रोटेक्टर वो ने भी कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण था। दाखिल करना। दिन मेजबान को शुद्ध डोची का एक अंश प्राप्त करने के लिए बधाई। अराजकता की एक धारा के आगमन के साथ पंचतत्व डोची। जी चांगकिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसकी आभा में अचानक काफी वृद्धि हुई। अंततः मुझे डोजोंग में सफलता मिलने वाली है। अपनी बड़ी बड़ी आस्तीनों को लहराते हुए 360 फॉर्मेशन फ्लैग एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगाए गए कि उन्होंने छोटे से बाड़ वाले आंगन को घेर लिया। चंद्रमा को ढकने वाली और तारों को छिपाने वाली खगोलीय संरचना। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वर्तमान में 2 जोंग मौजूद थे।
जब दो जोन में सफलता प्राप्त हुई तो डोची ऊर्जा का अतिप्रवाह होना अपरिहार्य था। युनशान और रक्षक वू का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक विशेष संरचना का उपयोग करना आवश्यक था। अहंकारी मत बनो, शांतिपूर्वक सफलता प्राप्त करो। कुछ क्षणों के मौन के बाद छोटे से बाड़ वाले आंगन के आसपास के इस हिस्से में ऊर्जा में हिंसक कंपन होने लगा, जिसका केंद्र जी चांगकिंग था। अंतरिक्ष एक नाजुक अंडे के छिलके की तरह था, जो उग्र ऊर्जा से धीरे धीरे नष्ट हो रहा था और मकड़ी के जाले की तरह स्थानिक दरारें जी चांगकिंग की ओर फैल रही थीं। इस स्थिति में एक साधारण दो जोम भी सीधे तौर पर प्रतिरोध करने का साहस नहीं करेगा। जी चांगकिंग तकिए पर पालथी मारकर बैठ गए और उनके सिर के पीछे बुद्ध प्रकाश का एक प्रभामंडल धीरे धीरे संघनित होने लगा। उनके कोमल चेहरे पर खुशी या दुख का कोई भाव नहीं था और उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था, जिससे किसी को भी अविनाशी होने का आभास होता था। पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तरीय दो तकनीक अचल ज्ञान राजा स्वर्ण शरीर। जैसे जैसे स्थानिक दरारें फैलती गईं, उनसे वास्तव में धातु और पत्थर के टकराने की आवाजें निकलने लगीं। छोटे से बाड़ वाले आंगन में ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह था। जब ऊर्जा का कंपन एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया तो वह अचानक स्थिर हो गया और फिर लगातार जी चांगकिंग की ओर प्रवाहित होने लगा। और ठीक उसी समय बाढ़ से घिरा छोटा सा आंगन धीरे धीरे शांत हो गया। पालथी मारकर बैठे जी चांगकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके दुबले पतले शरीर से एक राजसी आभा की लहर निकली, मानो कोई सुप्त ड्रैगन जाग रहा हो और लगभग फॉर्मेशन के आवरण को भेद रहा हो। क्या यही है एक डॉ जोंग होने का? जी चांगकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया और अपने दिल में वीरता की भावना को जागृत होने से नहीं रोक सका। यह आत्मविश्वास उस अचानक मिली सफलता के बाद उत्पन्न हुई शक्ति में उछाल के कारण था। लेकिन अगले ही पल आत्मविश्वास की यह नई प्रज्वलित आग जी चांगकिंग द्वारा बेरहमी से बुझा दी गई। अहंकार ही व्यक्ति के विनाश की शुरुआत है। डॉ जोंग क्या है? डॉडी से पहले की हर चीज तो बस नींद है। हालांकि मेरे पास बोन चिलिंग फ्लेम 11वें स्थान पर है, लेकिन पृथ्वी रैंक में 6 स्थान है। मेरी दो तकनीक पूर्णतया निपुण हो चुकी है और मेरी साधना तकनीक पृथ्वी स्तर तक उन्नत हो गई है। जैसे जैसे मेरा क्षेत्र उन्नत होता गया, ये सब बातें अब किसी काम की नहीं रही। दूरदराज की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर मुझे क्लाउड मिस्ट सेक्ट में प्रोटेक्टर वू का सामना करना पड़े तो जी चांगकिंग की आंखें तेजी से झपक रही थीं, क्योंकि वह चुपचाप स्थिति का आकलन कर रहा था। मूल कथानक में एक दो वांग के रूप में जियाओ यान एक दो जोंग का मुकाबला कर सकता था। यहां तक कि दायरे के कारक को भी हटा दें तो भी मेरी वर्तमान क्षमता उस समय के जियाओ यान की क्षमता से कहीं अधिक है। हालांकि अपने दायरे से ऊपर लड़ना बहुत जोखिम भरा है। इसके अलावा रक्षक वू ने अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं दी है, इसलिए मुझे भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे बस चुपचाप रहना चाहिए। अगले 2 दिन जी चांगकिंग ने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और दो जोंग की शक्ति से खुद को परिचित कराया। उस दिन युन युन चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए हुए आई। बांस के घर में पहुंचने के बाद उसने जो पहली बात कही उससे जी चांगकिंग को आश्चर्य हुआ। चांगकिंग, मैं तुम्हारे लिए रहने की कोई दूसरी जगह ढूंढ देता हूँ। क्यों गुरुजी? जी चांगकिंग असमंजस में था। उसका बांस का घर एक सुनसान जगह पर था और शांत होने के अलावा वहां का रहने का वातावरण साधारण शिष्यों की अमर गुफा से भी बदतर था। वह उसे वहां से जाने के लिए क्यों कह रही थी, मुझे भी नहीं पता। आपके ग्रैंड मास्टर ने आदेश दिया है। मास्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। युन युन ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ी। युनशान के पहले के अडिग रवैये के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आया। चांगकिंग, क्या तुम अनिच्छुक हो? जी चांगकिंग के चेहरे पर थोड़ी नाखुशी देखकर युन युन ने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर कहा, मैं अभी वापस जाकर आपके ग्रैंड मास्टर को बता दूंगा कि हम यहीं रुकेंगे। भूल जाइए गुरुजी। जी चांगकिंग ने झट से युन युन की आस्तीन पकड़ ली। उनके चेहरे पर सामान्य भाव लौट आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह ग्रैंड मास्टर का आदेश है, इसलिए मास्टर को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चांगकिंग बस किसी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा, कमरे में रखी सारी चीजें अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद। जी चांगकिंग और युन युन बांस के घर से बाहर निकल आए। इसी क्षण एक पीला चेहरा लिए हुए, उदासी और निराशा से भरा एक व्यक्ति बाड़ वाले आंगन का द्वार खोलकर सीधे उनकी ओर बढ़ा। उस आदमी के बगल में युनशान भी चल रही थी। इन दोनों को देखकर जी चांगकिंग का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। उसने थोड़ा झुककर कहा, प्रभुत्व है ग्रैंड मास्टर। युनशान ने अपनी भौहें उठाईं और जी चांगकिंग पर एक हल्की सी नजर डाली। 2 स्टार 2 प्रैक्टिशन। उनकी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक उठी और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। जब युन युन द्वारा जी चांगकिंग को पहली बार क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में वापस लाया गया था, उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्होंने काफी समय तक उन पर ध्यान दिया था और उन्हें युनलान के पवित्र पुत्र की उपाधि देने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जी चांगकिंग की स्थिर डॉची साधना ने उसे तेजी से निराश कर दिया। अब तक तो वह लगभग भूल ही चुका था कि उसका ऐसा कोई महान शिष्य भी है। यदि युन युन की दृढ़ता न होती तो वह बहुत पहले ही युनलान के पवित्र पुत्र की उपाधि वापस ले चुका होता। युनलान के पवित्र पुत्र के रूप में एक 2 स्टार 2 अभ्यासी का होना क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के लिए वास्तव में बहुत शर्मनाक था। युन युन इस बात से असंतुष्ट थी कि युनशान ने जी चांगकिंग को स्थानांतरित कर दिया, इसलिए उसने अपना चेहरा ठंडा रखा और युनशान का अभिवादन नहीं किया। हाँ, जगह ठीक है, बस मुझे दूसरों द्वारा छोड़ी गई चीजों का उपयोग करना पसंद नहीं है। रक्षक वू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, लापरवाही से जी चांगकिंग की ओर इशारा किया और उदासीनता से कहा, तुम इस जगह को अच्छी तरह से साफ करो। कमरे में मौजूद मेज, कुर्सियां और बिस्तर फेंक दो और उनकी जगह नए लगा दो। चांगकिंग, चलो चलते हैं। युन युन स्वाभाविक रूप से जी चांगकिंग को दूसरों के लिए सफाई करने नहीं दे सकती थी, लेकिन इस ठंडे और उदास व्यक्ति को युनशान की संगति की जरूरत थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से एक सम्मानित अतिथि था। वह उसे डांट नहीं सकती थी और केवल चांगकिंग को अपने साथ ले जा सकती थी। हम क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? रक्षक वू ने भावहीन चेहरे से युन युन और जी चांगकिंग को देखा। उनकी आंखों में हल्का लाल रंग झलक रहा था और उनके होठों के कोने ठंडे चाप में मुड़े हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, चूंकि तुम दोनों इतना जाना चाहते हो तो तुम दोनों यहीं रुककर मेरी सेवा कर सकते हो। एक और कदम उठाने की हिम्मत करो और देखो क्या होता है। युन युन का खूबसूरत चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया था। जी चांगकिंग ने अपनी निगाहें नीचे रखी, आज्ञाकारी भाव से। रक्षक वू, बस करो। युनशान की आकृति पलक झपकते ही युन युन और जी चांगकिंग के सामने आ गई। उसकी शक्तिशाली डोची से हवा का एक झोंका आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी से इस जगह की सफाई करने को कहूंगा, लेकिन इन दोनों में से एक मेरे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय प्रमुख है और दूसरा युनलान संप्रदाय का पवित्र पुत्र है। उनसे तुच्छ और अपमानजनक काम करवाकर हद से ज्यादा सख्ती न करें। युनशान का लहजा निर्णायक था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। युन युन की स्थिति के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं थी।
भले ही वह जी चांगकिंग को पसंद नहीं करता था, फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, वह युनलान संप्रदाय का पवित्र पुत्र था। वह दूसरों की सेवा कैसे कर सकता था? अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्लाउड मिस्ट के पुराने संप्रदाय प्रमुख अपना चेहरा कहां छिपाएंगे? रक्षक वू ने उदास आंखों से युनशान को घूर कर देखा। उसे लगा कि दूसरे पक्ष के लिए उसके पास कुछ काम है। वह इस छोटी सी बात पर मान जाएगा। है संत, हालांकि उसने कोई कदम न उठाने का फैसला किया, लेकिन रक्षक वू ने अपना सिर हिलाया और उपहासपूर्ण टिप्पणी की, क्या उथले पानी में सचमुच का ड्रैगन पैदा हो सकता है? क्या एक नन्हे से क्लाउड मिस्ट संप्रदाय का शिष्य खुद को संत कहने की हिम्मत करता है? एक मूर्ख स्वर, चाहे उसका नाम कितना भी जोर से रखा जाए, इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वह एक मूर्ख स्वर है। युन ने अपने दांत भींचे, अपनी हथेलियों को भींचा और उसकी मुट्ठी पर सियान रंग की डोरची संघनित हो गई। वह जी चांगकिंग के प्रति इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकी। इसी क्षण अचानक गर्म हाथों की एक जोड़ी ने उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया। युन ने जी चांगकिंग की ओर देखा और उसके कोमल चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान देखी। गुरुजी, चलिए चलते हैं, मैं ठीक हूँ। 10 अध्याय 10 युन के साथ रहना। रात अंधेरी और हवादार है और हत्या संभव है। अध्याय 10 युन के साथ रहना। एक अंधेरी और तूफानी रात, हत्या के लिए उपयुक्त चांगकिंग। जी चांगकिंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर युन के सुंदर चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। जी चांगकिंग जितना अधिक समझदारी से काम लेती थी, उतना ही अधिक उसे अपराध बोध होता था। चलिए गुरुजी। युन हिली नहीं, इसलिए जी चांगकिंग के पास उसका हाथ पकड़कर आंगन से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आंगन के द्वार से आगे बढ़ते हुए जी चांगकिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और रक्षक वू की ओर देखा। जैसे किसी बात का आभास हो रहा हो, रक्षक वू की खून जैसी लाल आंखें जी चांगकिंग की निगाहों से मिली। उसे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि यह युन लैंड जिस शिष्य का उसने अभी अभी उपहास किया था, उसने जरा सा भी क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस पर मुस्कुरा भी दिया। कायर, रक्षक वू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यह सोचकर कि जी चांगकिंग केवल उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। छोटे बाड़ वाले आंगन से बाहर निकलते हुए युन ने अपने मोतियों जैसे दांतों से अपने लाल होठों को काटा और फुसफुसाते हुए कहा, चांगकिंग, मुझे खेद है। गुरुजी ने तुम्हें एक पीड़ा से गुजरने दिया है। जी चांगकिंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया, गुरुजी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यह तो बस निवास स्थान में बदलाव है। इतना कहने के बाद उनकी निगाहें शांत हो गईं और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। जी चांगकिंग अब दो बातों के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले, क्या मूल कथानक इसी तरह विकसित हुआ था? मूल कहानी में युन कभी भी रक्षक वू से नहीं मिली थी। जी हाँ, उनके अस्तित्व के कारण ही युन बांस के घर गई और वहां उसकी मुलाकात रक्षक वू से हुई। उसका आगमन किसी तितली के पंख फड़फड़ाने जैसा था, जिसने फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में हलचल मचा दी और मूल कथानक के कई हिस्से बदल गए। अब से उसे और भी अधिक सावधानी बरतनी होगी। दूसरी बात, वह प्रोटेक्टर वू को कैसे मारने वाला था? जी चांगकिंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, बालों की एक लट उसके गाल पर फिसल गई, जिससे उसकी आंखों की गहराई में झलक रही ठंडी हत्या की मंशा छिप गई। बहुत पहले, यहाँ तक कि डॉ-जोंग में सफलता प्राप्त करने से पहले ही उसने रक्षक वू पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स के लोग लगातार उस जगह पर आते जाते रहते थे जहां वह छुपकर रह रहा था, इसलिए उसे वास्तव में सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी, एक डू हुआंग के रूप में डू-जोंग से लड़ने के लिए रैंक बदलना उनके मूल्यों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा रक्षक वो अपेक्षाकृत शांत थे और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया था, इसलिए जी चांगकिंग भी शांति बनाए रखने से संतुष्ट थे। लेकिन आज रक्षक वो उसके दरवाजे पर आया और उसे बांस के घर से बाहर निकाल दिया। क्या उसे गुमनाम नहीं रहने देंगे? तो मुझे खेद है। यह जीवन और मृत्यु के संघर्ष का समय है। प्रोटेक्टर वो एक 4 सितारा डो-जोंग होना चाहिए। सफलता की संभावना 100% नहीं है। यह एक कठिन लड़ाई होगी। मुझे सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। जी चांगकिंग के बदलते चेहरे को देखकर युन ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, चांगकिंग, गुरुजी इसकी भरपाई कर देंगे। कोई बात नहीं स्वामी जी। जी चांगकिंग ने अपने परिपक्व और सुंदर गुरु को देखा और मुस्कुराया। वैसे स्वामी जी, मुझे बाद में रहने के लिए जगह ढूंढने में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बेहतर होगा कि कोई शांत जगह हो। गुरुजी को तो पहले ही एक मिल गया है। लगभग 10 मिनट बाद फूलों और पौधों से भरे सुंदर आंगन को देखते हुए जी चांगकिंग ने बुदबुदाया, गुरुजी, क्या यही वह जगह नहीं है जहां आप रहते हैं? हाँ। युन ने सिर हिलाया, आंगन का द्वार खोला और सुंदर कदमों से अंदर चली गई। रंग बिरंगे फूलों के बीच खड़ी उसकी मुस्कान उस दृश्य से भी कहीं अधिक सुंदर थी। अब से तुम गुरु के साथ रहोगे। दरअसल आज की घटना के बिना भी मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। जी चांगकिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। उसी क्षण अचानक एक हल्की हवा का झोंका आया। इससे एक हल्की सी खुशबू उठी। नाक की नोक पर उस खुशबू के ठहरते ही जी चांगकिंग यह नहीं बता पा रहा था कि यह फूलों की खुशबू है या उसके गुरु की खुशबू। अरे नहीं, मेरे माता पिता के प्रति मेरी श्रद्धा अब बदलने वाली है। जी चांगकिंग ने थोड़ा पीछे हटकर रूखेपन से कहा, गुरुजी, यह बहुत सुविधाजनक नहीं है ना? युन के साथ रहें। इसके अलावा उनकी पितृभक्ति को बदलने से रोकना, साइनाइन और कल्टीवेट करने के लिए लो प्रोफाइल बने रहने की कठिनाई निस्संदेह काफी बढ़ जाएगी। जी चांगकिंग के शर्मीले चेहरे को देखकर युन ने अपनी भौहें उठाईं और हंस पड़ी। वह वापस जी चांगकिंग के पास गई और बिना किसी बहस की गुंजाइश छोड़े उसे आंगन में खींच ले गई। हम, तुम्हारी परवरिश तो मैंने ही की है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तुम मेरे साथ ही रहो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है। युन बहुत दबंग थी। जी चांगकिंग बहुत शर्मीला था। यह दृश्य अचानक जी चांगकिंग को उन अहंकारी सीईओ उपन्यासों की याद दिला गया जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे। इंतजार, अगर युन एक दबंग सीईओ है तो फिर मैं क्या हूं? धिक्कार है, मैं तो लाड़ प्यार वाली पत्नी बन गई। नहीं नहीं नहीं, चूंकि युन इतनी खुली और उदार थी, इसलिए जी चांगकिंग का संकोच खत्म हो गया। उसकी सोच में तेजी से बदलाव आया। मास्टर, मुझे विशेष रूप से किस कमरे में ठहराया जाएगा? अगर हम साथ रह रहे हैं तो ठीक है। कौन किससे डरता है? ज्यादा से ज्यादा मैं खेती करते समय बस कुछ और फॉर्मेशन ही बनाऊंगा। चांगकिंग, क्या आप वहां रुक सकते हैं? युन की सुंदर उंगली ने मुख्य घर के बगल वाले सबसे खूबसूरत कमरे की ओर इशारा किया। आप अंदर जाकर देख सकते हैं। जी चांगकिंग युन के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। यह साफ सुथरा था और इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। बिस्तर पर बिछी हल्की हरी चादर से धूप की खुशबू आ रही थी। यह देखकर जी चांगकिंग को पता चल गया कि युन की यह बात सच थी कि वह चाहती थी कि वह पहले ही उसके साथ रहने आ जाए।
परमेश्वर, आपने जो परेशानी उठाई उसके लिए धन्यवाद। जी चांगकिंग को स्थानांतरित कर दिया गया। 11 साल की उम्र से लेकर अब तक, चाहे वह उसका दैनिक जीवन हो या उसकी साधना और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण, युन युन ने कभी भी उसकी थोड़ी सी भी उपेक्षा नहीं की। इसके विपरीत वह हमेशा इस बात से डरती थी कि कहीं उसे कष्ट न हो। इस तरह की दयालुता ने जी चांगकिंग को इसे गहराई से संजोने के लिए प्रेरित किया। आप मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? युन युन मुस्कुराई और जी चांगकिंग के सिर को सहलाया। लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसे अचानक आश्चर्य के साथ एहसास हुआ कि जो बच्चा उसकी टांग से लिपटा रहता था और हर चीज से डरता था, वह उससे भी लंबा हो गया था। जी चांगकिंग के सिर को सहलाना उसकी आदत थी, लेकिन उसने पहले यह क्यों नहीं देखा कि चांगकिंग बड़ी हो गई है। युन युन की निर्मल आंखों में थोड़ी सी हैरानी झलक उठी। उसने अपना पतला हाथ पीछे खींच लिया और कमरे का जायजा लिया। देख लेते हैं और क्या क्या गायब है, मैं थोड़ी देर में आपके लिए ले आता हूँ। गुरु, आपका धन्यवाद। जी चांगकिंग ने अपना सारा सामान अपने भंडारण कक्ष से बाहर निकाल लिया। गुरु और शिष्य द्वारा कुछ देर तक साफ सफाई करने के बाद आकाश में हल्का अंधेरा छा गया था। जी चांगकिंग ने देखा कि युन युन बगल वाले कमरे में लौट आई। एक मंद पीली मोमबत्ती टिमटिमा उठी, जिससे खिड़की के पर्दे पर उसकी सुंदर आकृति उभर आई। जी चांगकिंग ने दरवाजा बंद किया और पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गई। उनकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गई और उनकी भव्य आत्मिक शक्ति ज्वार की तरह फैल गई। उनके सिर के ऊपर वह परिचित सुलेख लटका हुआ था। सादगी ही सच्चा सार है। कमरा इतना शांत था कि वहां पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। 1 घंटे बाद युन युन के कमरे में मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। बिस्तर पर लेटे जी चांगकिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनमें से आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक गुजरी। इसका मतलब था कि उनकी हालत चरम पर पहुंच चुकी थी। जी चांगकिंग ने अपनी आस्तीन झटक दी। 360 फॉर्मेशन फ्लैग कमरे में गायब हो गए। जैसे ही कोई कमरे के पास आता, उसे इसका आभास हो जाता। जी चांगकिंग ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई और कई गहरी सांसें लीं। उसकी थोड़ी घबराहट धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी गहरी आंखें और भी तेज होती गईं। वह शायद लो प्रोफाइल रहना चाह रहे हों, लेकिन चूंकि उसने अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने का फैसला कर लिया था, फिर उसे उचित तैयारी करने के बाद निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा देरी से केवल परेशानी ही उत्पन्न होगी। यह भी गुमनाम रहने का ही एक सिद्धांत था। बगल के कमरे में युन युन की सांसें स्थिर हो जाने का एहसास होने पर कमरे के अंदर मोमबत्ती की रोशनी अचानक बुझ गई और जी चांगकिंग की आकृति गायब हो गई। आज रात में अंधेरा था और हवा बहुत तेज चल रही थी। यात्रा के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन हत्या करने के लिए एकदम सही समय है।